हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वंदना सोलंकी जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी। रात के 12 बजे सीमा के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। सीमा सहसा चौंक पड़ी। इतनी रात को किसकी कॉल होगी? हालांकि आजकल 12-1 बजे कोई ज़्यादा रात नहीं मानी जाती है। इंटरनेट नामक आधुनिक बीमारी ने सबको अपनी चपेट में जो ले रखा है। बच्चों युवाओं की तो बात ही छोड़ दें, मध्य आयु की महिला पुरुष भी इससे अछूते नहीं है। सीमा भी फ़ोन में कुछ पढ़ रही थी। फिर भी इतनी रात को किसी की कॉल, चौंकना तो लाजमी है। घबराहट में बिना स्क्रीन पर नज़र डाले कॉल रिसीव की। हेलो मम्मा, वो ना आकाश को फीवर हो गया है, आप आ जाओ ना प्लीज़, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उधर से ईशा ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। बात करते करते वो रुआंसी हो गई थी। पहले शांत हो जाओ ईशा, गहरी सांस लो, फिर रिलैक्स होकर बताओ कब से है फीवर? टेम्परेचर चेक किया? हाँ जी मम्मा, किया था चेक, 101 डिग्री सेल्सियस है, शाम से है। ओके, घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, कुछ खिला दिया था, बस थोड़ा सा कुछ खाया था। ऐसा करो, 1 गिलास दूध दे दो और पैरासीटामोल की 1 टेबलेट दे दो। 2-3 घंटे बाद फिर से चेक कर लेना। सुबह तक बुखार न उतरे तो डॉक्टर को दिखा देंगे, ठीक है? डोंट पैनिक। आकाश जाग रहे हैं तो उन्हें फ़ोन दे दो, सीमा ने बेटी को सांत्वना और हौसला देते हुए कहा। आकाश ने सासू माँ को आने से मना कर दिया। उसने कहा, डोंट वरी मम्मा, मौसमी बुखार है, अगर कल तक ठीक नहीं हुआ तो कल चेकअप करवा लूँगा। ईशू तो बहुत जल्दी घबरा जाती है, आपको पता तो है। हाँ बेटा, फिर भी मेरी जब भी ज़रूरत हो तो बेझिझक बता देना। श्योर मम्मा, आपको नहीं बोलूँगा तो किसे कहूँगा। आप सो जाओ। सॉरी आपको इतनी रात को परेशान किया। अरे नहीं बेटा, दवा खाकर सो जाओ, सुबह बताना फिर। ओके, शुभ रात्रि। फ़ोन रखने के बाद बहुत रात तक उसे नींद नहीं आई। ये लड़की भी ना बात बात पर घबरा जाती है। इतनी बड़ी हो गई है, शादी हो गई है, पर अभी तक बच्चों की तरह व्यवहार करती है। वैसे बहुत समझदार है, हम बड़ों को भी ऐसी ऐसी सलाह दे देती है जो हम सोच भी नहीं पाते। सुंदर, शांत, सुलझी हुई, हमेशा खुशियाँ बिखेरने वाली, सबका ख्याल रखने वाली, अंतर्मुखी स्वभाव की बेटी है ईशा। लेकिन उसका यह भीरू स्वभाव मेरी परेशानी का कारण है, जिसे लेकर मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। मैं तो सोचती थी कि समय के संग सब ठीक हो जाएगा, ईशा भी उम्र के साथ निडर बन जाएगी, पर आज जरा सी परेशानी पर भी किस तरह घबरा उठी ये लड़की। ऐसा तो मैंने उसे नहीं बनाया था। बचपन से कोशिश कर रही हूँ कि ये बोल्ड, निर्भीक और स्मार्ट बने। किस प्रकार इसकी कमजोरी को दूर करूँ? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आत्मविश्वास से भरपूर हो, अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो, जरा जरा सी बात के लिए किसी का मुंह ना ताकती फिरे, किसी के सहारे की मोहताज ना हो, आजकल की लड़कियों की तरह तेज हो। थोड़ी बहुत होशियारी और चालाकी आज के ज़माने में लड़कियों में होनी चाहिए। ज़माने के साथ चलना आना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी तरह पढ़ी लिखी गंवार बनकर रह जाए। नींद तो खैर उसकी उड़ ही गई थी। वो अपनी डायरी लेकर उलटने पलटने लगी। पिछली तारीखों पर नज़र डालते हुए सीमा अपने बचपन की पुरानी यादों के समंदर में गोते लगाने लगी। मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी सीमा अंतर्मुखी स्वभाव की लड़की थी। वह पढ़ने में बहुत तेज थी, प्रत्येक कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होती थी। वह चाहती तो हर परीक्षा में अव्वल आकर दिखा सकती थी, पर वह जानबूझकर कुछ नंबरों से तृतीय या चतुर्थ श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी। उसकी परम सहेली प्रिया ने उससे पूछा, सीमा ये बता, तू इतनी होशियार है
तुझे सारे सवाल आते हैं, फिर तू हमेशा थर्ड या फोर्थ पोजीशन क्यों लाती है? फर्स्ट या सेकंड क्यों नहीं? फर्स्ट आने वालों को कितना सम्मान मिलता है, स्टेज पर इनाम दिया जाता है, खूब तालियां बजती है, कितनी प्रशंसा होती है। तुझे भी ये सब मिले तो क्या तुझे अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा प्रिया, बहुत अच्छा लगेगा, पर तू तो जानती है ना, मुझे बहुत लोगों के सामने जाने में, कुछ बोलने में या स्टेज पर जाने में बहुत डर लगता है। भीड़ देखकर मैं नर्वस हो जाती हूँ, पसीने छूटने लगते हैं, और अगर किसी ने स्टेज पर कुछ बोलने को कह दिया तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। इसीलिए मैं अव्वल आने के बारे में नहीं सोचती। इन सब बातों को बताते हुए सीमा उनके बारे में कल्पना करते ही घबरा सी गई। प्रिया उसे हैरत से देखने लगी। अजीब लड़की है तू यार, ऐसा भी भला कोई सोचता है क्या? तेरे घर में किसी को तेरी इस अजीब बीमारी के बारे में पता है? कैसी बीमारी? ये कोई बीमारी नहीं है, बस मेरे मन का डर है, शायद बड़े होने पर चला जाएगा। सीमा अब तक कुछ संभल गई थी। अच्छा छोड़ इन बातों को, चल पास होने की खुशी में समोसा जलेबी खिलाती हूँ तुझे। सीमा ने प्रिया के सवालों से बचने के लिए कहा और दोनों सखियाँ खुशी खुशी लाला हलवाई की दुकान की ओर चल दी। दुकान पर 7वीं कक्षा के बच्चों की भीड़ लगी थी। सीमा और प्रिया भी 7वीं की छात्रा थी। अगले महीने 8वीं में प्रवेश करने वाली थी। तभी छात्रों की भीड़ में से सोमेश निकलकर सीमा के पास आया। सोमेश की फर्स्ट पोजीशन आई थी। वह भी अपने मित्रों को ट्रीट देने आया था। उसने आगे बढ़कर सीमा को अच्छी पोजीशन लाने की बधाई दी। बहुत बहुत बधाई हो सीमा, आज की पार्टी मेरी तरफ से। चलो उस तरफ बैठते हैं जहां अपने क्लास के सभी छात्र बैठे हुए हैं। ना बाबा ना, हम दोनों यहीं सही है, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, हमने अपना ऑर्डर दे दिया है, सीमा ने सपाट स्वर में कहा। सोमेश अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसने बस इतना ही कहा, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। क्या यार, चलते हैं ना, सबके साथ मस्ती करेंगे। कितने प्यार से वो बुला रहा है हमें, और तूने कितनी बेरुखी से मना कर दिया उसे। दिल टूट गया होगा बेचारे का। प्रिया को सोमेश पर तरस आ रहा था। तो तू जाके जोड़ दे उसका दिल, ये ले फेविकोल। सीमा ने सच में बैग से फेविकोल का ट्यूब निकालकर प्रिया के हाथ में रख दिया और बिना कुछ खाए पिए पैर पटकती हुई वहां से अकेली घर के लिए चल पड़ी। प्रिया ने समोसे जलेबी पैकेट लिया और भागती हुई सीमा के पीछे हो ली। घर पहुंचकर थोड़ी मान मनोबल के बाद दोनों ने जलेबी समोसे का आनंद लिया। दोनों सहेलियों के घर आसपास ही थे। सीमा के आज के अजीब व्यवहार को देखकर प्रिया सोच में पड़ गई। वो उसकी बचपन की सखी है, पर सीमा ने आज जो कारण बताया वो उसे अविश्वसनीय लगा। हाँ, वो जानती है कि सीमा कम बोलने वाली अंतर्मुखी स्वभाव की लड़की है, पर सिर्फ इस वजह से जानबूझकर परीक्षा में कम अंक लाना तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। वो अपनी प्रतिभा को दबाकर अपने साथ अच्छा नहीं कर रही है। उसे इस मानसिक अवस्था से बाहर लाना ही होगा। पर किससे कहूँ ये बात? आंटी से कहूँगी तो वे उससे सीधे पूछ लेगी, डांट डपट करेगी वो अलग। फिर मैं अपनी प्यारी सखी को भी खो दूंगी। और वैसे भी उसे उसकी माँ से बहुत डर लगता है। वो पता नहीं कब किसे किस बात पर डांट दे। उसके पापा से भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्हें घर या घरेलू मामलों में कोई मतलब नहीं है। सरयू तो अभी छोटा है, फिर किससे कहूँ? प्रिया की सोच गहराती जा रही थी। तभी उसे सोच की गहराई में से एक उम्मीद की किरण झांकती दिखाई दी। प्रिया गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर अपने ननिहाल चली जाती थी और पूरे जून वहीं रहती थी। इधर बेचारी सीमा ने रिश्ते के नाम पर देखा ही क्या था। सीमा के मम्मी पापा की लव मैरिज थी।
उनके मायके वालों ने उन्हें अभी तक स्वीकार नहीं किया था। ससुराल में सिर्फ एक शादीशुदा ननद यानी सीमा की बुआ थी, जिनसे उसकी मम्मी की कोई खास नहीं पड़ती थी। उसके मम्मी पापा अपनी अपनी कुंठा, अपनी कमी एवं अपने अपने घर परिवार से दूर हो जाने का दोषी एक दूसरे को मानने लगे थे। उनके रिश्तों से प्यार की गर्माहट ने अब कड़वाहट का रूप ले लिया था। आए दिन वे झगड़ते रहते थे। मासूम सीमा पर्दे के पीछे सहमी खड़ी रहती थी। वे नन्ही अबोध सीमा को बात बात पर झिड़कियां देकर अपनी खुनस निकालते। बेचारी सहमी हुई एक कोने में खड़ी रहकर आंसू बहाती और ईश्वर से प्रार्थना करती कि हमारे घर में सब ठीक हो जाए, मम्मी पापा आपस में लड़ाई ना करे, मुझे ना डांटे, खूब प्यार करे, हमारे साथ वक्त बिताए, हमारे साथ खेले, हमें बाहर घुमाने ले जाए। भगवान जी प्लीज आप सब ठीक कर दो। ठीक तो खैर क्या ही होना था। जैसे जैसे सीमा बड़ी होती गई, माँ बाप के बीच की खाई बढ़ती गई। दोनों के कोप का भाजन वही बनती। भारतीय मानसिकता के अनुसार भाई को उसके हिस्से का भी प्यार मिलता रहा। लिहाजा सरयू जिद्दी, उदंड व लापरवाह होता गया। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, बस पास भर हो जाता था। बहन को वो कुछ भी ना समझता, बात बात पर झिड़क देता, झूठी शिकायतें लगाकर मम्मी पापा से पिटवा देता। सीमा मन मसोस कर रह जाती, पर वह अपने भाई को जी जान से प्यार करती थी। वह उसकी बहुत सी गलतियों को अनदेखा कर देती थी। वह अपनी भुआ से बहुत प्यार करती थी। जब भी कभी उसकी भुआ मिलने आती थी तो वह उनसे चिपकी रहती थी। इस पर भी माँ को चिढ़ होती थी। भुआ के जाने के बाद वो सीमा की बहुत फटकार लगाती थी। सीमा कुछ नहीं समझ पाती थी। उसकी भुआ उसी शहर में कहीं दूर रहती थी। बहुत पहले एक बार वह पापा के साथ उनके घर गई थी। माँ को जब पता चला था तो उन्होंने पापा से बहुत झगड़ा किया था और उसे भी बहुत डांटा था। उसके बाद वो फिर कभी उनके घर नहीं गई। भुआ जी भी बहुत कम आती थी, आती भी थी तो बस कुछ घंटे रुककर चली जाती थी। भुआ जी के एक बेटा है जो सीमा से 2 वर्ष बड़ा है। हालांकि उनका ज़्यादा मिलना नहीं हो पाता है, पर दोनों के बीच बहुत स्नेह है। वो कुशाग्र बुद्धि है और सीमा से एक कक्षा आगे है। प्रिया के ननिहाल जाने का सुनकर सीमा बहुत उदास हो गई थी। उसने प्रिया से अपने दिल की बात कही। काश मैं भी छुट्टियों में कहीं जा पाती। तेरे जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। क्या कहा तूने? तू अकेली रह जाएगी? मगर तुझे तो अकेले रहना पसंद है, फिर क्या परेशानी है? प्रिया ने तंजिया लहजे में कहा। यार तू भी मेरा मजाक उड़ाएगी अब? माना कि मैं ज़्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरा कहीं आने जाने का मन नहीं करता। मेरा भी मन करता है। मैं मम्मी पापा सरयू के साथ कहीं घूमने जाऊं। सीमा ने सिर झुकाए दुखी स्वर में कहा। सॉरी यार, मैंने तो यूं ही बोल दिया था। सीमा के स्वर की आर्द्रता से द्रवित हो प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीमा को अच्छा महसूस कराने के लिए एक सुझाव दिया। अच्छा सीमा, तू एक काम कर, तू अंकल के साथ अपनी भुआ जी के घर चली जा। मुझे तेरी भुआ बहुत अच्छी लगती है। वे बहुत समझदार भी लगती है और उनके यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं है। तुझे उनके यहाँ अच्छा भी लगता है, तूने बताया था मुझे। ना बाबा ना, मम्मी कभी नहीं जाने देगी। वो भुआ को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। बेकार में दोनों झगड़ा करेंगे मेरी वजह से। हाँ, मुझे मेरी भुआ जी बहुत अच्छी लगती है। परम भैया भी बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार से पेश आते हैं और पढ़ाई में मेरी मदद भी करते हैं। मैं कभी कभी फ़ोन से उनसे बात कर लेती हूँ। सिर्फ भुआ जी और परम भैया ही है ऐसे जिनसे मैं फ़ोन पर बात करती हूँ, या फिर तुझसे। मेरी बात मान, तू एक बार अंकल को मना ले।
मेरा विश्वास है कि वे तुझे ज़रूर ही ले जाएंगे भुआ जी के यहाँ। मन तो मेरा भी कर रहा है इस बार घर से कहीं बाहर जाने का। देखती हूँ अगर पापा मान गए तो। कुछ सोचते हुए सीमा ने कहा। आज कई हफ्ते बाद सीमा ने पापा की शक्ल देखी थी। पापा जब बहुत दिनों बाद मिलते थे तो थोड़े बहुत समय के लिए ही सही प्यार तो जताते थे। इतने में ही वह बच्ची मानो जीवन पा लेती थी। वैसे भी वह बहुत संतोषी स्वभाव की है, थोड़े में खुश होने वाली। कई महीनों से उसने मम्मी पापा को आपस में बात करते या साथ रहते नहीं देखा था। दोनों दूर दूर खींचे खींचे से रहते थे, बस साथ रहने की लकीर भर पीट रहे हो। बचपन तो जैसे उसने जिया ही नहीं था। सीधे किशोर अवस्था की दहलीज पर कदम रख दिए थे। उम्र के इस पड़ाव पर आते ही उसने 50-55 की उम्र के से अनुभव प्राप्त कर लिए थे। वह खामोश रहकर हर बात को, व्यक्तियों के स्वभाव को, प्रत्येक चीज़ को बारीकी से परखने लगी थी। बचपन की मासूमियत तो उससे कब की बिछड़ गई थी और बचपन से किशोर अवस्था में पहुंची हुई लड़की ऐसे पलों में प्रवेश कर रही थी जहां इंसान न ही बच्चा रहता है और न ही पूरी तरह जवान। इस अवस्था में जवानी की ओर बढ़ रहे बच्चे या तो बहुत चंचल होते हैं या खामोशी की चादर ओढ़कर गुमसुम और अलग थलग से रहने लगते हैं। सीमा दूसरी श्रेणी में आती थी। सीमा का संदेहग्रस्त किशोर मन लापरवाह होने की बजाय तमाम सोचों और चिंताओं से घिरा रहता था। माता पिता द्वारा उपेक्षित और उनके प्यार को तरसी सीमा अपने दिल की बात उनसे नहीं कह पाती थी, किंतु प्रिया के सुझाव ने उसके उद्वेलित मन को झिंझोड़ कर रख दिया था। प्रिया के जाने के बाद वह रात भर भूमिका बनाती रही थी कि पापा से भुआ के घर जाने की बात कैसे मनवाई जाए। अभी मम्मी भी नहीं आई है, बिजी होगी अपनी किटी पार्टी में, अपनी फालतू सी सहेलियों के साथ। मुझे उनकी फ्रेंड्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सबकी सब फेंक और लाउड है, बस दिखावा करती रहती है। अपने पति और सास की बुराई और बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करती है, जैसे मैं उनके बच्चों को जानती नहीं हूँ। उसने बुरा सा मुंह बनाया और पापा के कमरे की ओर चल दी। पापा लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे। सीमा को देखते ही बोले, अरे मेरी बेटी अभी तक जाग रही है, नींद नहीं आ रही। पापा ने प्यार से उसको अपने पास बिठा लिया और उसके बालों में हाथ फिराने लगे। कुछ क्षण चुप रहने के पश्चात उसने झिझकते हुए कहा, पापा। पापा? हाँ बोलो बेटा, कुछ कहना है आपको? जी पापा, वो मैं। हाँ बोलो गुड़िया। मम्मी की अनुपस्थिति में पापा कितने रिलैक्स रहते हैं, मुझे प्यार भी करते हैं। मम्मी तो बस सरयू से ही प्यार करती है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं करती। कितने दिनों से उन्होंने मुझसे प्यार से बात नहीं की है। मन ही मन वह जोड़ तोड़ करती रही। पापा से अपनी बात मनवाने के लिए उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। हिम्मत करते हुए उसने कहा, पापा हम कुछ दिनों के लिए बुआ जी के घर चले। वो मेरी फ्रेंड है ना प्रिया, वो छुट्टियों में अपने ननिहाल जा रही है। वो तो हर साल ही जाती है, मगर हम कहीं नहीं जाते। पापा प्लीज, हम लोग एटलीस्ट बुआ जी के यहाँ ही चलते हैं। आप, मम्मी, शरयू और मैं। आप मम्मी को मना लो पापा, आप मम्मी से दोस्ती कर लो मेरे लिए, प्लीज पापा प्लीज। सीमा ने बिलखते हुए कहा। पापा ने उसे गोद में बिठाकर उसके आंसू पोंछे, फिर उसे गले से लगा लिया, उसे अपने पास ही लिटा लिया। वो सुबकते हुए, हिचकियाँ लेते हुए पापा की बाह के तकिए पर सो गई। पिता ने सोती हुई बेटी का चेहरा देखा। आंसू कपोलों पर आकर सूख गए थे। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत प्यार आया और अपनी उपेक्षा और लापरवाही पर बहुत ग्लानि हुई। सुबह मम्मी पापा के झगड़े की आवाज़ें सुनकर उसकी नींद खुली। उसने देखा वह अपने पलंग पर थी। पता नहीं वह अपने कमरे में कैसे आई। मम्मी तेज तेज आवाज़ में पापा से बोल रही थी,
मैं तुम्हारी उस नकचड़ी बहन के यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, न ही उसे अपने घर में पैर रखने दूंगी। मैं ही पागल थी जो तुम जैसे घटिया खानदान में शादी कर ली। तुम्हारी वजह से मेरा मायके से रिश्ते टूट गए। मैं तुम्हें भी किसी से संबंध नहीं रखने दूंगी। आज के बाद तुम भी अपनी बहन से कोई रिश्ता नहीं रखोगे, समझे तुम? अच्छा, तुम और तुम्हारा खानदान तो बहुत महान है। आज तक तो हमारे रिश्ते को अपना नहीं पाया। कैसे पत्थर दिल है वो लोग। अपने नाता नातिन का मुंह तक नहीं देखा। उन्हीं की तरह तुम भी पत्थर दिल हो, तभी तो अपनी बेटी को इग्नोर करती आ रही हो। हम पति पत्नी की आपस की लड़ाई में बेचारी मेरी बच्ची पीस के रह गई है। क्या हालत हो गई है उसकी, कभी गौर किया है? कितनी सहमी और डरी डरी सी रहने लगी है। ठीक से अपनी बात भी नहीं कह पाती। कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी की तकलीफ नहीं दिखाई देती तुम्हें? घूमने फिरने मौज मस्ती से फुर्सत मिले तब तो ध्यान दो घर पर और बच्चों पर। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं आज अपने बच्चों को लेकर दीदी के यहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है तो चलो, वरना भाड़ में जाओ। पापा गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर निकलने लगे। दरवाजे पर डरी सहमी खड़ी सीमा को देखकर ठिठक गए। फिर नरम पड़ते हुए बोले, बेटा पैकिंग कर लो, हम शाम को बुआ के घर जा रहे हैं। सरयू का सामान भी पैक करवा देना, हम कुछ दिन वहीं रहेंगे। ओके ओके पापा, लव यू पापा। सीमा चहकती हुई भाई को ये खुशखबरी सुनाने चल दी। भाविनी भुआ के घर आए 15 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सीमा के पापा भरत 2-3 दिन साथ रहकर चले गए। मम्मी नहीं आई थी। एक नंबर की जिद्दी औरत है मम्मी। भुआ जी कितना प्यार करती है सबको, कितना ख्याल रखती है सबका, फिर भी मम्मी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती। इतने दिनों में भुआ जी ने एक बार भी मम्मी की बुराई नहीं की। पता नहीं मम्मी को उनसे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ रहकर भी सीमा मम्मी पापा के बारे में सोचती रहती थी तो बहुत गुमसुम और उदास हो जाती थी। बुआ जी के घर रहकर उसे सुखी खुशहाल परिवार की अहमियत का पता चला। ये लोग कितने खुश रहते हैं। बुआ जी फूफा जी से लड़ाई करना तो दूर, कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते एक दूसरे से। परम भैया से भी कितना प्यार करते हैं दोनों। क्या मम्मी पापा सिर्फ लड़कों को ही प्यार करते हैं? शायद यही बात होगी। बेटे ही माँ बाप के लाडले होते हैं। सीमा का मासूम उलझा हुआ मन ऐसे सवालों के जवाब स्वयं ही दे देता था। बुआ जी जब उसे यूं गुमसुम उदास व विचार मग्न देखती तो उसे प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयास करती थी। परम भैया भी उसका बहुत ध्यान रखते थे। वे लोग उसे व्यस्त रखने और उसका ध्यान बटाने के लिए कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाते तो कभी पिकनिक या पार्क में घुमाने ले जाते। उसे अकेला कम ही छोड़ते थे। बुआ जी सीमा की मनोदशा से भली भांति वाकिफ थी। भरत ने भी अपनी बेटी को लेकर चिंता जाहिर की थी। ऐसे ही एक बार सब लोग पिकनिक के लिए गए थे। उसमें बुआ जी के एक पारिवारिक मित्र भी सहपरिवार शामिल हुए थे। उनके 2 बच्चे थे। बेटा परम का सहपाठी रह चुका था और बेटी सीमा की हम उम्र थी। 1 साल पहले उन लोगों का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया था। वे किसी कार्यवश इस शहर में आए थे। चूँकि उनकी ट्रांसफेरेबल जॉब थी तो बच्चों की शिक्षा में बाधा न आए, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन देहरादून के एक विख्यात बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया था। सीमा धीरे धीरे लोगों से मिलने जुलने में सहज होने लगी थी। सीमा की बुआ जी सावधानी से एक एक कदम बढ़ाते हुए उसके अंदर के डर, घबराहट व भीरुता को दूर करने की मुहिम में लगी थी, जिसमें उसके पति परम और वो स्वयं भरत शामिल थे। सरयू इन सब बातों से अनजान था, पर उसके व्यवहार में भी आमूलचूल परिवर्तन आ गया था। अब वह अपनी बहन से बड़ी इज्जत से पेश आता था।
उसके साथ खेलता हंसता बोलता था। सीमा अब खुश रहने लगी थी। थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास आने लगा था उसमें, लेकिन वह यह सोचकर डर जाती थी कि जब वह अपने घर वापस जाएगी तो फिर से वही माहौल, मम्मी पापा के वही झगड़े, बेतुकी बातों पर बहस और भाई भाई करता हुआ भयावह वातावरण। सच पूछो तो अब उसका दिल नहीं था यहाँ से जाने का। प्रिया के अलावा उसकी कोई सखी सहेली भी नहीं है, लेकिन यहाँ परम के मित्र की बहन पूजा से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी ले लिए थे। उस दिन पिकनिक में बातों ही बातों में पूजा ने सीमा से कहा था, सीमा तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम भी हमारे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन ले लो। मेरी रूममेट स्कूल छोड़कर चली गई है, तो तुम मेरी रूममेट बन जाना, दोनों साथ रहेंगे, मिलकर पढ़ाई किया करेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? किंतु फिर अगले ही पल वह सहमते हुए बोली, लेकिन वहाँ तो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ होंगे। ना बाबा ना, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी, मुझे भीड़ भाड़ से बहुत डर लगता है, यू नो। तो अभी इस स्कूल में क्या तुम अकेली पढ़ती हो? पूजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, लेकिन यहाँ तो मैं बचपन से पढ़ रही हूँ ना। और फिर मैं सबसे थोड़ी ना मिलती फिरती हूँ, मेरी तो एक ही दोस्त है प्रिया। तुम भी मुझे प्रिया की तरह लगी, तभी तो मैंने तुमसे दोस्ती की है। सीमा ने मासूमियत से अपने दिल की बात कही। सो काइंड ऑफ यू सीमा, मेरा ये बोर्डिंग स्कूल सिर्फ गर्ल्स का है और यहाँ मेरी तरह ही सब लड़कियाँ हैं, अच्छी और हेल्पफुल। भाई दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी पास ही में है, हम हर संडे को मिलते हैं। तुम मेरे स्कूल में आ जाओगी तो हम दोनों बहुत इंजॉय भी करेंगे। परम भैया बता रहे थे तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा तो यूँ चुटकियों में एडमिशन हो जाएगा। पूजा ने चुटकी बजाते हुए कहा। दोनों इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। खाना निकालते हुए भुआ ने दोनों बच्चियों की बातें सुन ली थी। स्कूल खुलने में अभी भी एक हफ्ते का समय था। सीमा के पापा बच्चों को लेने आए तब भुआ जी ने अपने भाई से सीमा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिले की बात सामने रखी। भरत को भी ये बात जच गई। उन्होंने इस बार सीमा में सुखद परिवर्तन देखा था। वो नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी फिर से उसी माहौल में जाकर अवसाद की बेड़ियों में घिर जाए। भानु का रवैया तो बदलने वाला नहीं है, क्यों बेटी का भविष्य खराब किया जाए। लिहाजा उन्होंने सीमा को बोर्डिंग में डालने का निर्णय ले लिया। भाविनी ने कहा, भानु से सलाह मशवरा करना भी ज़रूरी है भरत, जल्दबाजी मत करना, वो माँ है, उसका भी हक है सीमा पर। माँ, जिसे अपनी बेटी की जरा भी ख्याल नहीं है, उसकी तो बात ही मत करो दीदी। उसी की वजह से आज मेरी बेटी इस हालत में पहुंच गई है। भरत ने स्वर में कड़वाहट लाते हुए कहा। क्यों, क्या तेरे बच्चे नहीं हैं ये? तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है बच्चों के प्रति? कितनी आसानी से तूने सारी गलती भानु पर थोप दी। उसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम दोनों हो। भाविनी भुआ गुस्से से पापा को डांट रही थी। सीमा पापा के पास सोने आ रही थी तब उसने ये बातें सुन ली थी। स्मृति का एक एक नस्तर उसके दिल में चुभा। पहले की बातें, अपनी घबराहट, बेचैनी, अपनी कमज़ोर मानसिक स्थिति, वे बातें जिन्होंने उसे कितना कुछ मथा मसला था, जिनके कारण उसने बचपन से कितना सहा झेला है। काश वो दिन उसकी ज़िंदगी से डिलीट हो जाते। माँ के प्रति उसका मन बालपन से ही खट्टा हो चला था। उनके प्रति उसकी जकड़ दृढ़ से दृढ़तर होती चली गई। उसे डर था कि कहीं माँ से पूछने पर वह उसका बोर्डिंग जाने से मना ही न कर दे, खासकर जब माँ को पता चलेगा कि ये भुआ जी का आइडिया है, फिर तो वह बिल्कुल भी नहीं मानेगी। इस समय उसे धुन सवार थी कि वह अपनी पुरानी दुनिया से कहीं दूर चली जाए। उसने भुआ और पापा से कहा कि पहले आप मेरा एडमिशन करा दो, फिर जब हो जाएगा तब प्यार से उन्हें समझा देंगे। बेटी को इतने आत्मविश्वास से अपने दिल की बात सामने रखने पर
भरत को हैरत अंगेज खुशी हुई। सॉरी पापा, सॉरी भुआ जी, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी, सीमा ने कान पकड़ते हुए कहा। भाई बहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और प्यार से उसे गले से लगा लिया। ठीक है भरत, तू भानु से मेरे नाम का जिक्र नहीं करेगा। पहले सीमा का एडमिशन फॉर्म भर दो। ओके दीदी, एज यू से। आज सीमा वो सीमा नहीं रही, ये तो शुरुआत है। अब मेरी बेटी जीना सीखने लगी है। भरत ने कृतज्ञता भरी निगाहों से बहन को देखते हुए कहा। बहन पलके झुकाकर मुस्कुरा दी। अपनों का निस्वार्थ प्रेम, स्नेह और परवाह किसी की जिंदगी पल भर में बदल सकता है। एक पिता को आज बेटी सीमा के परिवर्तित व्यवहार को देखकर समझ में आ गया था। उसे स्वयं पर ग्लानि भी हुई कि किस तरह पति पत्नी अपने कर्तव्य से विमुख रहे, आपसी झगड़े और अहम और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में एक मासूम बच्ची की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी भानु को समझाने की। भाविनी भुआ के घर से अपने घर वापस आते समय पिता पुत्री के मन में संशय, भय और टकराव के बवंडर चल रहे थे। असहिष्णु और अति क्रोधी भानु के समक्ष अच्छों के पसीने छूट जाते थे, तो बेचारी सीमा की क्या औकात थी कि वो माँ से इतनी बड़ी बात कह पाती। उनके सामने तो उसकी घिग्गी बंद जाती थी, जुबान लड़खड़ा जाती थी। घर में कलह ना हो, इसीलिए भरत भी उसके सामने आने से कतराता था। बच्चे सेवकों के सहारे पल रहे थे। इस प्रकार का माहौल यदि बच्चों को मिलेगा तो उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं रुक जाएगा। यही तो हुआ है सीमा के साथ। अलबत्ता माँ का भरपूर प्यार अपने बेटे के लिए ही उमड़ता था। पापा, घर तो पीछे रह गया, आप कहाँ जा रहे हो? सरयू ने भरत के कंधे झिंझोड़ते हुए कहा। ओह हाँ, वो मैं कुछ सोच रहा था। विचार श्रृंखला से बाहर आते हुए भरत ने गाड़ी पीछे करके घर के पोर्च में लगा दी। सीमा, जो भुआ के घर में आत्मविश्वास से लबरेज थी, माँ का सामना करने की कल्पना मात्र से ही सूखे पत्ते की भांति सिहर उठी थी। उसने अपने पिता को निरीहता से देखा। पिता ने आंख के इशारे से बेटी को आश्वासन दिया कि मैं हूँ ना। सीमा के चेहरे पर पिता के इस आश्वासन भरे संकेत भर से मुस्कान आ गई। बच्चों को अपने पालक पर कितना भरोसा होता है। उन्हें क्या चाहिए होता है? थोड़ा सा प्यार, थोड़ी परवाह, थोड़ा समय और प्यार भरी गर्माहट बस। जिस प्रकार एक पौधे को पनपने के लिए पानी, धूप, हवा, खाद की आवश्यकता होती है, वैसे ही बच्चों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आशा के विपरीत आज भानु घर पर ही थी। रात्रि का भोजन सबने साथ में किया। सरयू नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। सीमा खामोशी से सुन रही थी। एक नज़र उसने सीमा पर डाली तो उसके पूरे बदन में सर्द सिहरन दौड़ गई। उसने माँ से नज़रें हटा ली, मगर वह चुपके से माँ के हाव भाव देख रही थी। माँ के चेहरे से कुछ अनुमान नहीं लगा पा रही थी कि वे खुश है, नाराज है या कुछ और। कहीं उन्हें मेरे हॉस्टल जाने का पता तो नहीं चल गया? कहीं इस सरयू के बच्चे ने तो चुगली नहीं कर दी फ़ोन पर? मम्मी का चमचा जो है, लेकिन उसके सामने तो कोई बात भी नहीं हुई थी। फिर ऊपर से वे तटस्थ नज़र और शांत दिख रही थी। आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है? पापा मेरे एडमिशन की बात उनसे कर भी पाएंगे या नहीं? क्या वे मम्मी को मना पाएंगे? कहीं ये तूफान से पहले वाली शांति तो नहीं? असंख्य सवाल सीमा के नन्हे से दिमाग में चल रहे थे। खाना खाकर संसकित मन लिए सीमा अपने कमरे में सोने चली गई। नींद तो खैर आज क्या आएगी। अब सब कुछ पापा पर निर्भर करता है कि वे मम्मी को कैसे मनाते हैं। अगर मम्मी नहीं मानी तो, मम्मी पापा की सीरियस वाली लड़ाई हो गई तो? इन्हीं शंकाओं के सागर में डूबती उतरती सीमा कब नींद के आगोश में समा गई, उसे पता ही नहीं चला। सीमा की नींद सुबह कुछ देर से खुली। उसने आंखें मलते हुए जो देखा वह देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी बाह में जोर से चुटकी काटी। नहीं,
ये सपना नहीं हकीकत है। ये उसकी मम्मी ही है जो उसकी अलमारी से चित्रकारी की फाइल निकाले ध्यान से देख रही थी। उसने थोड़ा सहते हुए धीमे से स्वर में माँ को पुकारा, मम्मी आप यहाँ क्या कर रही है सुबह सुबह? भानु ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी। उसने आंखें साफ करते हुए कहा, तुम इतनी अच्छी पेंटिंग करती हो, मुझे पता ही नहीं था। आपने कब ध्यान दिया है मुझ पर जो आपको मेरे बारे में पता होगा? सीमा चाहकर भी ऐसा न कह सकी। बस वो तो मम्मी के इस कमरे में आने से ही खिल उठी थी। वह बिस्तर से उठकर माँ को अपनी कुछ और पेंटिंग्स दिखाना चाहती थी, मगर भानु खुद चलकर उसके पास आ गई। उसके पास बैठकर उसके बालों में प्यार से हाथ फिराने लगी। सीमा को मम्मी के इस तरह प्यार से पास बैठने और सिर पर हाथ फेरने से अवर्णनीय सुख की अनुभूति हो रही थी। वह चाहती थी कि मम्मी उसे अपने अंक में छुपा ले, ढेर सारा प्यार करे, खूब सारी पप्पियां दे, जैसे वह शरीर को करती है। उसने डरते हुए माँ का हाथ थाम लिया। मम्मी, एक बात पूछूं? पूछो। क्या मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ? कहीं सौतेली या अडोप्टेड तो? माँ की आंखों में नाराजगी देखते हुए उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? ऑफ कोर्स तुम मेरी अपनी बेटी हो। फिर आप? वो आगे कुछ न पूछ पाई, सिर झुकाकर बेड से नीचे उतरने लगी। तुम बोर्डिंग स्कूल जाना चाहती हो? भानु ने अचानक पूछा। जी मम्मी। क्यों? इस स्कूल में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है मम्मी, पर फिर क्यों जाना चाहती हो? मैं जानती हूँ, तेरी बुआ ने तुझे और तेरे पापा को भड़काया होगा, यह कहकर कि मैं तेरी परवरिश अच्छे से नहीं करती हूँ, तुझ पे ध्यान नहीं देती। भानु का वही पुराना रौद्र रूप देखकर सीमा सहम गई। फिर हिचकिचाते हुए बोली, नहीं मम्मी, बुआ जी ने कुछ नहीं कहा मुझे, न पापा को। ये मेरा खुद का डिसीजन है। अच्छा, तू अब इतनी बड़ी हो गई है जो अपने फैसले खुद करेगी। ज़्यादा साइड लेने की ज़रूरत नहीं है उस नकचड़ी भाविनी की। हैव सम मैनर्स मम्मी, वो आपसे बड़ी है, न जाने कहाँ से उसमें आज इतनी हिम्मत आ गई थी। सेट अप सीमा, मैं कुछ नहीं जानती। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। बोल दो जाकर अपने पापा को। नो, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू मम्मी। मैं बोर्डिंग जाऊंगी। इट्स माई फाइनल डिसीजन। आज पहली बार उसका डर बगावत का रूप लेकर डटकर खड़ा हो गया था। वह पैर पटकते हुए पापा के कमरे में चली गई। इससे ज़्यादा माँ के सामने खड़े होकर कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें। भानु के तमाम विरोध के बावजूद भी सीमा को बोर्डिंग भिजवा दिया गया। भरत तो सरयू को भी भिजवाना चाहता था, पर बहन की बात मानकर उसने सरयू को भानु के पास रहने दिया। सीमा के जाने के बाद भरत का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। भानु ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। इस तरह माँ बेटे वहीं रह गए। 1 साल बाद भानु और भरत अलग हो गए। उनका आपसी सहमति से तलाक हो गया। बेटे की कस्टडी माँ को मिल गई। बेटी सीमा पिता की जिम्मेदारी बनी। भानु ने बेटी को साथ रखने की बात तक न की। सीमा ये सब सुनकर जानकर बहुत आहत हुई। सरयू कभी कभार बहन से मिलने हॉस्टल आ जाया करता था, पर भानु उससे मिलने कभी नहीं आई। सीमा का बहुत मन करता था अपनी मम्मी से मिलने का। एक बार भुआजी के साथ वह मम्मी से मिलने गई थी, पर माँ बस औपचारिकतावश उससे मिली और काम का बहाना बनाकर जल्दी से निकल गई थी। तभी प्रिया से भी मिलना हुआ था। उसकी शादी तय हो गई थी। परीक्षा होते ही उसकी शादी थी। सीमा ने उसकी शादी में आने का वादा किया था। 12वीं खत्म होने को आई थी। पूजा के सानिध्य में रहकर सीमा में अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया था। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही थी। पिछले 3 वर्षों से वह कभी द्वितीय तो कभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो रही थी। उसकी झिझक, डर, हिचक भी खत्म होती जा रही थी।
चित्रकारी, डिबेट, खेलकूद और पढ़ाई के साथ साथ वह अन्य गतिविधियों में भी अव्वल आती थी। पूरे स्कूल में सीमा के नाम का डंका बजता था। सुंदरता में भी वह किसी अप्सरा से कम न थी। सादगी और सौंदर्य की प्रतिमा थी सीमा। 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में सीमा ने पूरे मंडल का नाम रोशन कर दिया था। परिणाम घोषित होते ही मीडिया, पत्रकारों की भीड़ उसकी भुआजी के घर जमा थी। पिता के साथ खड़ी सीमा बड़े आत्मविश्वास से अपनी सफलता का इंटरव्यू दे रही थी। ये वही लड़की थी जिसकी 4 लोगों के सामने जुबान लड़खड़ा जाती थी। पिता गर्व से अपनी बेटी को निहार रहे थे। उन्होंने उसकी सफलता का पूरा श्रेय अपनी बहन को दिया, मगर सीमा ने आगे बढ़कर कहा, मेरे पापा और भुआजी के अलावा मेरी इस सफलता का श्रेय मेरी माँ को भी जाता है। पत्रकारों के यह पूछने पर कि आपकी माँ कहाँ है, उसने कहा कि वो अभी देश से बाहर है, जल्द ही आ जाएगी। एक्सक्यूज मी कहकर अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए सीमा घर के अंदर चली गई और बिस्तर पर औंधे मुंह गिरकर रोने लगी। टीवी पर उसका लाइव इंटरव्यू देख रहे कुछ अपने परिचितों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं और मनोदशा थी। उन्हीं में से एक शख्स और भी था जो इस कहानी में लगभग गुमनाम ही रहा। वह हैरत आंखें फाड़े चैनल बदल बदल कर इंटरव्यू देख रहा था। सोमेश हैरत और खुशी से आंखें फाड़े सीमा का इंटरव्यू देख रहा था। क्या ये वही डरी सहमी सी डरपोक लड़की है जो हमारी कक्षा में हुआ करती थी? सोमेश ने बुदबुदाते हुए कहा। उसने झट से प्रिया को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन का रिसीवर हाथ में लेते ही प्रिया ने हेलो की आवाज़ सुनते ही कहा, हाँ रे बुद्धू, ये अपनी सीमा ही है। मेरा मतलब तेरी सीमा है, प्रिया ने चहकते हुए छेड़ने के अंदाज में कहा। तुझे कैसे पता चला कि मैं क्या पूछने वाला हूँ? धत पगली, कहीं तूने उसे कुछ बता तो नहीं दिया? क्या कुछ बताना था क्या सोमू? प्रिया ने चुहल की। अब तू पिटेगी मुझसे प्रिया, बताना, कुछ कहा तो नहीं ना उसे? उसने अधीरता से पूछा। नहीं कहा बाबा, अब खुश, लेकिन कब कहेगा तू उससे अपने दिल की बात? कह दूंगा सही समय आने पर। वो तेरी शादी में आ रही है ना? तूने उसे इनवाइट तो किया है ना? हाँ हाँ किया है। चल बाय, अब रखती हूँ फ़ोन, बहुत काम है। सोमेश, प्रिया और सीमा का सहपाठी, जिससे अंतिम मुलाकात लाला हलवाई की दुकान पर हुई थी जब वह 7वीं कक्षा में प्रथम आया था। जब सीमा ने उसके पार्टी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वह सीमा को पसंद करता था। बचपन की पसंद कब खामोश मोहब्बत में तब्दील हो गई उसे खुद पता ही ना चला। वह प्रिया से सीमा के हर पल की खबर रखता था। उसे तो यह भी मालूम ना था कि सीमा को उसका नाम भी याद है या नहीं, वो उससे बात करेगी भी या नहीं। फिर भी दिल से एक तरफा प्रेम का आस दीप जलाए वह उचित समय के इंतजार में था। प्रिया की शादी में सीमा 3 दिन पहले ही आ गई थी। अपने पुराने शहर, पुराने घर, इन सब से बढ़कर वह अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी। उनके साथ समय बिताना चाहती थी। वहाँ जाकर पता चला कि माँ सरयू को लेकर किसी और शहर में शिफ्ट हो गई है। ये घर उन्होंने बेच दिया है। सरयू ने भी उसे नहीं बताया, न ही उसने मुझे मेरी सफलता पर बधाई दी। बहुत दिनों से घर का फ़ोन भी बंद जा रहा है। प्रिया ने भी कोई बात नहीं की इस बारे में। गुमसुम और उदास सीमा अपने घर में लगे ताले को घूर रही थी। तभी उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी, सीमा। उसने पलटकर देखा। कुछ क्षण लगे उसे सोमेश को पहचानने में। एक फीकी सी मुस्कान आ गई उसके चेहरे पर। सोमेश, ये तुम ही हो ना? बिल्कुल मैं ही हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने इतने सालों बाद भी मुझे पहचान लिया। खुशी मिश्रित हंसी आ गई उसके चेहरे पर। कुछ वक्त तो लगा पहचानने में। तुम बदल जो गए हो इतना। पहले कैसे शीखिया पहलवान हुआ करते थे, थोड़े सांवले से, शर्मीले से। अच्छा जी, और तुम कैसी घबराई, डरी डरी सी रहती थी, बात तक नहीं कर पाती थी, और अब देखो
उस दिन कैसे कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दे रही थी टीवी पर। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशन सीमा, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी सफलता पर। प्रिया की शादी अटेंड करने आई हो? हाँ, तुम्हें कुछ पता है शोमू? अचानक उसके मुंह से शोमू संबोधन उसे बड़ा भला लगा। दिल बिल्लियों उछलने लगा उसका। किसी तरह संभालते हुए उसने कहा, तुम अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हो सीमा? सीमा ने उत्तर की प्रतीक्षा में अपनी नम आंखें ऊपर उठाई। उसके आंखों में आंसू देख सोमेश का दिल चटक सा गया। तुम्हें प्रिया ने कुछ नहीं बताया? क्या बताओ, जल्दी बताओ, क्या नहीं बताया प्रिया ने? उतावली होकर सीमा ने पूछा। यही कि तुम्हारी मम्मी दूसरी शादी करके दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई है। सरयू को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया है। कब कब की बात है ये? अभी 6 महीने पहले तो सरयू मुझसे मिलने आया था हॉस्टल। उसने तो कुछ नहीं बताया मुझे। मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है वो ये? मेरे भाई को भी मुझसे दूर ले गई। आई हेट यू मम्मी, आई हेट यू। वो रोते हुए दरवाजे पर मुक्के मारती हुई कहती जा रही थी। दुनिया की बहादुर से बहादुर लड़की भी अंदर से कांच की गुड़िया की तरह नाजुक होती है। जरा सी ठेस उसे चकनाचूर कर देती है। और सीमा तो अभी अभी बहादुर बनने की कोशिश में लगी थी। उसके दिल को गहरी ठेस लगी थी। वह एक बार फिर से अंदर से टूट चुकी थी। काश कोई उसके अंदर झांक कर देख सकता। सोमेश ने उसके हाथ थामते हुए कहा, चुप हो जाओ सिम्मी, तुम्हारे इस तरह रोने बिलखने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा। रही सरयू की बात, तो प्रिया के पास उसके नए घर का फ़ोन नंबर है। तुम बाकी सब बातें सरयू से फ़ोन कर कर पूछ लेना विस्तार से। अब चलो, प्रिया की हल्दी की रस्म होने वाली है और देखो उसकी शादी में ये रोती बिसूरती शक्ल लेके मत शामिल होना प्लीज। प्रिया की शादी के सभी कार्यक्रम विधिवत संपन्न हुए। शादी की रस्मों के बीच ही सीमा के दिल में भी सोमेश के लिए चाहत के अंकुर फूट पड़े। शादी वाले दिन भरत भी शामिल हुए। भरत और प्रिया के पापा बहुत अच्छे मित्र और पड़ोसी रहे थे। सीमा ने अनुमान लगा लिया कि पापा को मम्मी की दूसरी शादी और सरयू के हॉस्टल वाली बात पता थी। जरूर भुआजी को भी मालूम होगी, पर मुझे दुख ना हो और मेरी पढ़ाई में कोई विघ्न ना आए, इसीलिए जानबूझकर सबने ये बात मुझसे छुपाई। अब मैं कभी मम्मी से नहीं मिलूँगी। हाँ, सरयू से ज़रूर मिलूँगी। उससे शिकायत करूँगी कि मुझे क्यों नहीं बताई इतनी बड़ी बात। प्रिया की शादी में वह जबरन खुशी और मुस्कान का मुखौटा ओढ़े रही। सोमेश की वजह से वो इतने दिन रुक पाई। यहाँ आकर पापा भी कितने बुझे बुझे से लग रहे हैं। मैं पापा को कभी उदास नहीं होने दूंगी। उनके साथ रहूंगी हमेशा। अब उनके साथ रहकर ही आगे की पढ़ाई करूंगी। सीमा मन ही मन भविष्य की तैयारियां कर रही थी, पर भविष्य के गर्भ में क्या है ये भला कोई देख पाया है? बातों ही बातों में प्रिया के पापा ने भरत से सीमा के लिए सोमेश की बात की। सोमेश एक अच्छे, संपन्न, सुशिक्षित व सम्मानीय परिवार का इकलौता बेटा है। उसके एक बड़ी बहन है जिसकी शादी 2 साल पहले हो गई है। घर में माता पिता और दादी जी है। इसी शहर के दूसरे छोर पर उनकी बड़ी सी पुश्तैनी हवेली है। पास ही उनका गांव है जहां कभी उसके दादाजी की जमींदारी हुआ करती थी। वहां से अभी भी बहुत धन धान्य आता है। पिता बैंक में अच्छी पोस्ट के साथ साथ गांव की ज़मीनों की देखभाल भी करते हैं। हालांकि वे शादी में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए थे, पर प्रिया के पापा ने उनसे अगली बार मिलवाने का वादा किया था। भरत को लड़का पसंद आ गया, पर उन्होंने कहा कि वे सीमा की शादी लड़के के पैरों पर खड़े होने के बाद ही करेंगे। वैसे उस समय लड़कियों की शादी 17-18 वर्ष की होते ही कर दी जाती थी। प्रिया भी तो अभी 18 की हुई थी। वह सीमा से 1 साल बड़ी, और फिर सोमेश भी अभी 18 का ही था। इसका मतलब है अभी हमें 4-5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। सोमेश ने दुखी स्वर में फुसफुसाते हुए सीमा के कान में कहा। सीमा के गोरे कपोल सुर्ख हो गए।
वह लज्जा कर अंदर भाग गई। इधर सीमा के दिल में भाई से मिलने की इच्छा बलवती हो चली थी। प्रिया की विदाई के बाद भुआजी के घर पहुंचकर लैंडलाइन फ़ोन से उसने एक नंबर मिलाया। उधर से किसी पुरुष का भारी भरकम स्वर सुनकर उसने झट से फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद उसने फिर से फ़ोन लगाया। इस बार सरयू ने फ़ोन उठाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक शिकवे शिकायत करते हुए ढेर सारी बातें करते रहे। उसने सरयू से पूछा, इससे पहले फ़ोन किसने उठाया था? सरयू ने बोला, मामू ने। मामू ने? सच में? क्या मामू ने मम्मी को माफ़ कर दिया? क्या नाना जी ने उन्हें अपना लिया? सब ठीक हो गया अब? दी, पिछले महीने नानी जी की डेथ हो गई है तो मैं और मम्मी गए थे ननिहाल। नानू तो 1 साल पहले ही गुजर गए थे, पर हमें किसी ने नहीं बताया था। नानू ने सबको मना कर दिया था कि उनकी मौत की खबर मम्मी को न दी जाए, लेकिन मामू ने नानी जी की डेथ की खबर दे दी थी। दी, अब सब ठीक है। हम 1 महीना नानी जी के घर रहकर आए हैं। मामू हमें छोड़ने ही आए हैं और वो मम्मी के नए पति, वो नहीं गए अपने ससुराल। सीमा की आवाज़ में कड़वाहट थी। वो अब हमारे साथ नहीं रहते, सरयू ने धीमे स्वर में कहा। ये तो होना ही था। अच्छा हुआ जो वो तेरी मम्मी को छोड़ गया। तेरे पापा का दिल जो दुखाया था उन्होंने, सीमा ने आवेशित होते हुए कहा। ऐसा मत बोलो दीदी, वो आपकी भी माँ है। मम्मी बहुत दुखी और परेशान है, आपसे मिलना चाहती है। बोल देना उनको, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कहते हुए उसने ज़ोर से फ़ोन पटक दिया। बहुत देर तक वह बेचैनी से पहलू बदलती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश है या दुखी। स्वयं को संयत करके उसने दोबारा फ़ोन मिलाया। सरयू, अगले हफ्ते तू आ जाना नागपुर, फिर बैठकर बातें करेंगे। सरयू ने आने का वादा किया। भाई से बात करके सीमा थोड़ी खुश और तरोताज़ा थी। कला क्षेत्र में रुचि के चलते सीमा ने बॉम्बे, आज की मुंबई के जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला ले लिया। पहले ही साल उसकी कलाकृतियों ने आर्ट गैलरी में धूम मचा दी थी। वो एक जाना पहचाना नाम बन गई। सोमेश ने भी सीमा के करीब रहने के लिए मुंबई में ही एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दोनों का प्यार खूब परवान चढ़ रहा था। कॉलेज के बाद दोनों समंदर किनारे हाथ में हाथ डालते भविष्य के सपने बुनते थे। भरत की तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्हें बेटी की चिंता रहती थी। सोमेश की पढ़ाई फिर नौकरी में अभी समय था, परंतु भरत अपने जीते जी बेटी के हाथ पीले करना चाहते थे। लिहाजा उन दोनों का विवाह कर दिया गया। विवाह के 3 वर्ष बाद सोमेश की इंटर्नशिप पूरी हुई और वह वही वकालत करने लगा। सीमा भी बड़ी बड़ी कारपेट कंपनियों से जुड़ गई। शादी को 1 साल होते होते ईशा उसकी गोद में आ गई। खुशियों ने उसके जीवन में दस्तक ही दी थी कि एक दिन पता चला कि भरत न जाने कहाँ लापता हो गए हैं। उसने कितना चाहा था कि पापा उसके साथ रहे, मगर पुराने रिवाज को मानते हुए कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, भरत ने अपनी बहन के घर के पास ही एक छोटा सा घर ले लिया था। भाविनी भुआ उनके खाने पीने, दवाई आदि की देखभाल किया करती थी। पर एक दिन पापा ऑफिस गए तो लौटकर ही नहीं आए। बहुत खोजबीन की गई, पुलिस उन्हें अब तक ढूंढ नहीं पाई। समय धीरे धीरे सभी घावों को भर देता है, मगर कुछ पीड़ाएं ऐसी होती है जिन्हें वक्त की महरम भी नहीं भर पाती। सीमा पिता की गुमशुदगी का गम कभी भुला नहीं पाई। उसने शीर्ष पर चलते अपने करियर को दांव पर लगा दिया। मुंबई छोड़कर वह पिता के घर में रहने लगी, यह सोचकर कि कभी तो पापा आएंगे यहाँ, तब कोई होना चाहिए इस घर में। अब वह घर पर रहकर ही चित्रकारी करती थी। कभी मन हुआ तो किसी कंपनी का ऑर्डर ले लिया, वरना यूं ही कुछ कलाकृतियाँ बना लिया करती थी। वह अधिक से अधिक समय बेटी ईशा के साथ बिताना चाहती थी।
बुआ जी, शरयू और सोमेश के समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। बेचारे सोमेश को ही मुंबई और नागपुर के बीच यात्रा करनी पड़ती थी। जमी जमाई प्रैक्टिस छोड़कर वह नई जगह पर रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस तरह ईशा की पूरी जिम्मेदारी अब सीमा के ऊपर आ गई थी, जिसे अपनी समझ से तो वह बखूबी निभा रही थी। जैसे जैसे ईशा बड़ी हो रही थी, सीमा उसके लिए पजेसिव होती जा रही थी। हर समय वो उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी, अपने आंचल में छुपा कर रखना चाहती थी। बाल्य अवस्था से ही सीमा अनेकों विषमताओं से जूझती रही थी और इसका सीधा असर उसके स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार की विकृतियों के रूप में सामने आ ही चुका था। ये सब हमने अभी तक इस कहानी में देखा ही है। अपने उपेक्षित बचपन की भरपाई वह अपनी बेटी ईशा को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और दुलार करके करना चाहती थी। दोनों ही व्यवहार असामान्य है। बुआजी और सोमेश उसे बहुत समझाते कि उसे हर समय सीने से मत लगाए रखो, सामान्य बच्चों की तरह उसे बढ़ने पनपने दो। सीमा को बात समझ में तो आई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईशा भी अपनी माँ की तरह कातर, भीरू व हीन भावना से ग्रसित डरपोक लड़की बन चुकी थी। अब सीमा उसके इस असामान्य व्यवहार पर बहुत चिंतित रहने लगी थी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने भी वही गलती की जो मम्मी ने मेरे साथ की थी। उन्होंने अपने प्यार व स्नेह से मुझे वंचित रखा और मैंने प्यार व परवाह की अति कर दी। दोनों सूरतों में नुकसान तो बच्चों का ही होता है। अब इस गलती को मैं ही सुधारूंगी। मैं अपनी बेटी का बचपन, उसका भविष्य खराब नहीं होने दूंगी। एक दृढ़ निश्चय के साथ सीमा आगे की योजना बनाने लगी। ये भी सच है कि कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं मानता है। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। यही हाल सीमा का था। फिर भी वो एक माँ है। स्वयं के व्यवहार को खंगालती हुई वो ईशा के बचपन की यादों में विचरण करने लगी। जब तक ईशा स्कूल नहीं जाती थी, तब तक तो वह बहुत चुलबुली, हंसमुख और बातूनी थी। फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई, वह अपने खोल में सिमटने लगी थी। सीमा अपनी बेटी के व्यवहार पर बहुत चिंतित रहने लगी। वह ईशा को कक्षा की हर एक्टिविटी में भाग दिलवाने लगी थी। उसके साथ प्रत्येक गतिविधि में बढ़ चढ़कर सहयोग करती। कविता पाठ, नृत्य, संगीत शिक्षा तथा खेल में उसका नाम लिखवाती और उससे प्रेरित करती। घर में ईशा बड़े आत्मविश्वास से सुना देती थी। कक्षा में भी सामूहिक कार्यक्रमों में भाग लेकर खूब खुश होती थी। मगर जैसे ही एकल कार्यक्रम की बारी आती थी, उसके हाथ पांव फूल जाते थे। स्टेज पर वह या तो जड़वत हो जाती या अटक अटक कर बोलने लगती थी। उसने स्कूल के काउंसलर से भी बात की। उन्होंने यही कहा कि आप उसे इसी प्रकार कार्यक्रम में हिस्सा लेने दीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सीमा यह सुनकर आशान्वित हो गई और वैसे भी वह स्पोर्ट्स में स्कूल का नाम खूब रोशन कर रही थी। वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, एनसीसी में भाग लेती थी। शूटिंग में उसे गोल्ड मेडल मिल चुका था। सीमा ईशा की इन उपलब्धियों पर बहुत खुश थी, पर उसे दिली संतुष्टि नहीं मिलती थी। तब एक दिन ईशा ने ही माँ को समझाया, मम्मा मैं सही हूँ, कोई अब नॉर्मल नहीं हूँ। सब बच्चों का अपना अपना अलग बिहेवियर होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा भीड़ भाड़ में, स्टेज पर जाकर बोलना अच्छा नहीं लगता, पर मेरे लिखे हुए नाटक, कहानियाँ, स्किट आदि स्कूल में पढ़े जाते हैं। मेरी पेंटिंग्स स्कूल के हर दीवार पर लगी है। क्या इतना काफ़ी नहीं है? आप मुझे दूसरे लोगों की तरह क्यों बनाना चाहती है? आई एम हैप्पी द वे आई एम, डोंट ट्राई टू चेंज मी मम्मा। कितने आत्मविश्वास और स्पष्टता से उसने अपने दिल की बात कह दी थी। तब 10वीं में पढ़ती थी ईशा। ईशा की बातें सुनकर सीमा सोचने पर मजबूर हो गई थी। उसके बाद उसने कभी उस पर किसी बात का दबाव नहीं डाला। इस तरह समय सरकता गया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ईशा की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई, लेकिन 1 साल बाद ही एक सड़क हादसे में सोमेश का निधन हो गया। एक के बाद एक हुए हादसों ने सीमा को अंदर से हिलाकर रख दिया था। पहले मम्मी पापा का तलाक,
फिर मम्मी की दूसरी शादी, उनसे सारे संबंध विच्छेद, फिर पापा का गायब होना और अब पति का निधन। कोई अपना मानसिक संतुलन कैसे और कब तक बनाए रखे? इन सब बातों का ईशा की ज़िंदगी पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक ठाक चलती ज़िंदगी में फिर से व्यवधान आ गया था। जैसे तैसे 1 साल काटा माँ बेटी ने। फिर सीमा ने अपने फ़र्ज से मुक्ति पाने के लिए उसकी शादी आकाश से करा दी। आकाश कॉलेज में उसका सहपाठी था। ईशा की सादगी और सुंदरता को देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया था। 5 वर्ष दोनों का प्रेम प्रसंग चला। फिर दोनों परिवारों की सहमति से उन दोनों का विवाह हो गया। यदि देखा जाए तो ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं थी, मगर पिता की मृत्यु के बाद से ईशा बहुत गुमसुम सी हो गई थी। न किसी से बात करती थी, न कहीं आती जाती थी। शादी के बाद आकाश ने उसे काफ़ी हद तक संभाल लिया था, मगर बात बात पर चौंक पड़ना, डर कर सहम जाना और अपने में सिमट जाना, ये सब व्यवहार और आदतें अब फिर से ईशा की ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। बेटी की चिंता में सीमा की रातों की नींद उड़ी हुई थी। गहन सोच के बादल गहरा रहे थे। आज उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी कि काश पापा आज मेरे साथ होते, मुझे गाइड करते कि क्या करूं। कहाँ चले गए आप पापा? आराम कुर्सी पर निढाल पड़ी सीमा विचारों के द्वंद से घिरी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। मैडम जी, दरवाजे पर आपके लिए कोई पूछ रहा है। लाली ने उसके कंधे हिलाते हुए जगाया। कौन है? नाम नहीं पूछा तूने? नहीं, उन्होंने बताया ही नहीं। अभी पूछकर आती हूँ, रहने दे, मैं देखती हूँ। तू तब तक चाय बना। लगभग 70-72 वर्षीय एक कृशकाय बुजुर्ग उनके दरवाजे पर खड़े थे। सीमा ने उन्हें देखते ही कहा, जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आपका परिचय? सीमा को वह छवि जानी पहचानी सी लगी। वही वे बुजुर्ग प्यार भरी नज़रों से सीमा को निहार रहे थे। उन्होंने धीमे से स्वर में पुकारा, गुड़िया। इस एक संबोधन ने सीमा की सारी इंद्रियां एक जगह एकत्र होकर सवर लहरी का आनंद लेने लगी। उसने तत्क्षण उस हस्ती को पहचान लिया, वो जो उसका पालक है। उसे कैसे भूल सकती है वो? आज 20 साल बाद पापा मिले थे। भावनाओं के ज्वार अपने चरम पर थे। सीमा पिता के गले लगकर बेतहाशा रोने लगी। पिता के आंसू भी कहाँ रुक पाए थे। पापा आप कहाँ चले गए थे पापा? आपको कितना ढूंढा हमने। आपके बिना मैं अनाथ हो गई थी। और देखो पापा, आपके पीछे क्या अनर्थ हो गया। सोमेश भी मुझे छोड़कर चले गए। आप नहीं जाते तो कुछ नहीं बिगड़ता। हमारा पूरा परिवार बिखर गया पापा। सीमा रोते सुबकते भरत से शिकायत करती जा रही थी। हाँ गुड़िया, मुझे अभी कुछ दिन पहले ही सोमेश के बारे में पता चला। बहुत बुरा हुआ बेटा, पर क्या कर सकते हैं, ईश्वर की यही मर्जी थी। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो मेरी गुड़िया। नहीं हूँ मैं हिम्मत वाली पापा। आपके और सोमेश के बिना बनना पड़ा मुझे, वरना अपनी बेटी को कैसे संभालती। पहले आप ये बताइए कि आप चले कहाँ गए थे। पहले पानी तो पिला दो भई। ओ हाँ, आप आइए, बैठिए इधर। लाली, पहले पानी और मिठाई लेकर आओ, फिर अच्छा सा नाश्ता बनाना चाय के साथ। जी मैडम। आज लाली भी बहुत खुश थी। कितने सालों बाद आज उसने अपनी मालकिन को दिल से खुश होते हुए और खुलकर हंसते हुए देखा था। भरत अपनी बेटी को आप बीती सुनाने लगे। मैं उस दिन ऑफिस से काफ़ी कैश साथ लेकर निकला था। मैंने बैंक से 3 लाख रुपए निकाले थे, घर की मरम्मत और पुताई करने के लिए। शायद किसी को भनक लग गई थी। सुनसान रास्ते पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़कों ने मुझे रोक लिया और मारपीट करके मुझसे पैसे का बैग, घड़ी, पर्स और कार्ड छीनने लगे। उन्होंने मेरे सिर पर किसी नुकीली चीज़ से प्रहार किया था। उस समय तक तेज बारिश भी होने लगी थी। मैं अपना बैग छोड़ने को तैयार न था। वे मुझे न जाने कितनी दूर तक घसीटते हुए ले गए। मैं अर्धमूर्छित हो चला था। फिर मुझे उठाकर नदी में फेंक दिया।
उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो मैं नागपुर से बहुत दूर किसी गांव के छोटे से घर में घायल अवस्था में था। घर के मालिक ने बताया कि मैं 6 महीने से बेहोश था। मेरे पास कोई परिचय पत्र भी नहीं था जो वे लोग हमारे घर सूचना देते। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पता पूछा, मगर मुझे अपना नाम तक याद नहीं आया। उनकी बेटी महिमा, जो तुम्हारी ही हम उम्र होगी, उसने मेरी बड़ी सेवा की। मैं उसे कभी गुड़िया तो कभी सीमा कहता था। भला हो उस लड़की का जो तभी से सीमा नाम की हर लड़की को तलाशती फिर रही थी। वो मुझे लेकर पास के पुलिस स्टेशन भी गई, पर वहाँ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। लेकिन पापा, हमने तो आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। अब उसे थोड़ी ना पता होगा कि तुमने अपने इलाके यानी नागपुर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई होगी। हम गांव के आसपास के थाने में गए थे। ऐसे ही साल महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक मुझे दीदी के घर का पता याद आ गया, तो हम वहां पहुंच गए। अभी महीने भर पहले तक मेरी याददाश्त कभी आ जाती थी तो कभी सब कुछ भूल जाता था। अब जब धीरे धीरे याददाश्त वापस आ गई है, तब मैं यहाँ आ गया। मुझे पता था मेरी गुड़िया मुझे यहीं मिलेगी। उन्होंने प्यार से सीमा के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा। मगर भुआ जी ने आपके मिलने की खबर क्यों नहीं दी? सीमा ने नाराजगी से कहा। क्योंकि तुम इनकी बुरी हालत देख लेती तो घबरा कर बेहोशी हो जाती। सीमा ने हैरानी से दरवाजे से अंदर आते हुए शरयू, भुआ जी और परम भैया और प्रेरणा भाभी को देखा। वह चकित, हतप्रभ सी आंखों में आंसू लिए सबको देख रही थी। बहुत ही भावुक कर देने वाला दृश्य था। बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से मामा जी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। इसी वजह से बहुत समय तक वे कोमा में रहे थे। अब ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है। बस इन्हें एक चीज़ की ज़रूरत है। क्या? किस चीज़ की? सब एक साथ बोल पड़े। अरे भाई, प्यार के डोज की। प्रेरणा भाभी ने कहा, जो खुद एक मनोचिकित्सक थी। वो तो इन्हें भरपूर मात्रा में मिलेगा, है ना दी? सरयू ने आगे बढ़कर सीमा के गले लगते हुए कहा। मौसम अचानक से खुशगवार हो गया था। मन के मौसम का भारी मौसम पर और भारी मौसम का मन के मौसम पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। पूरी सृष्टि अंतर संबंधित है। यह छोटी सी बात यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी से अधिक समस्याएं स्वतः ही सुलझ जाए। और अपनी ईशू कैसी है? सुना है शादी कर दी है उसकी। दामाद जी कैसे है? बच्चों की उत्सुकता से भरत ने पूछा। बहुत अच्छी है आपकी नातिन। वो तो साल भर की ही थी जब आप गायब हो गए थे। और हमारा दामाद आकाश बहुत ही प्यारा समझदार बच्चा है। अपनी ईशू को बहुत प्यार करता है। मैंने फ़ोन कर दिया है, आती ही होगी। भरत को ईसा में सीमा की ही झलक दिखाई दी। सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि आदत व व्यवहार में भी वो सीमा की परछाई थी। जब पहली बार अपने नाना से मिली तो सैमी शर्माई सी थी। माना वो बहुत छोटी थी, फिर भी एक बालिग लड़की किसी अजनबी से भी इतना नहीं झिझकती जितना ईसा हिचक रही थी। थोड़ी देर बाद वह सामान्य व्यवहार करने लगी थी। फिर शाम को आकाश के साथ आने का कहकर चली गई। भरत ने सीमा से ईशा के इस व्यवहार के बारे में बात की तो सीमा ने सारी बातें और बेटी के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। भरत सोच में पड़कर सीमा के बचपन को याद करने लगे। सीमा ने विस्तार से सभी बातें बताई। उन्होंने बहुत ध्यान से सभी बातों को सुना और ईशा की समस्या को दूर करने की योजना बनाने लगे। शाम को ईशा और आकाश आ गए। कुछ ही देर में भाविनी और उनकी बहू प्रेरणा भी आ गए। बहुत हंसी खुशी डिनर हुआ। देर रात तक सब लोग गपशप करते रहे। सब बातें कर रहे थे, चुटकुले सुनाते हुए आनंद ले रहे थे। मगर ईशा बस सुनकर मुस्कुरा रही थी, ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। देर रात उसने आकाश से कहा, भाई हम तो चलते हैं। ईशा, तुम रुकना चाहो तो रुक जाओ। वैसे भी कल शाम की मेरी फ़्लाइट है जर्मनी की। महीने भर के लिए जा रहा हूँ।
अरे ईशा बिटिया, तुमने बताया नहीं कि दामाद जी जर्मनी जा रहे हैं, भरत ने कहा। जी, वो मैं बताना भूल गई थी। कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा करो, आज तुम चली जाओ, कल दामाद जी के जाने के बाद यहाँ आ जाना। वहाँ अकेली क्या करोगी? सीमा ने कहा। ओके मम्मा, मैं आपके साथ पेंटिंग्स में भी अपना हाथ और सुधार लूँगी। बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं की है। भरत ने प्रेरणा और भाविनी और सीमा की तरफ एक नज़र देखा और सब मन ही मन मुस्कुरा दिए। ईशा असमंजस में उनको देखती रही, फिर सबको बाय करके आकाश के साथ चली गई। कुछ दिन साथ रहकर ईशा अपने नानू के साथ घुल मिल गई। छोटी सी बच्ची की तरह कभी मचल जाती तो कभी किसी चीज़ की फरमाइश करती थी। भरत ने महसूस किया कि वो अभी भी अपने बचपन की उम्र से बाहर नहीं निकली है। सीमा के बचपन को याद करते हुए भरत सोचने लगे, जीवन की प्रत्येक आयु अवस्था का अपना अलग ही महत्व और विशेषता है। चाहे बाल्यकाल का आनंद हो, युवा अवस्था का जोश हो, प्रौढ़ा अवस्था की कर्तव्य परायणता हो या वृद्धा अवस्था का संरक्षण और उनके जीवन भर के अनुभव व मार्गदर्शन, सभी वे का अपना सौंदर्य व अपना महत्व है। परंतु यदि किसी भी स्तर पर यदि बाधाएं या अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन गड़बड़ा जाता है, और यदि बचपन ही खराब हो गया तो उसका पूरा जीवन ही निरक्ता का प्राय बनकर रह जाएगा। यही तो सीमा के साथ हुआ था। तब मैंने और भानु ने अपनी लड़ाइयों और लापरवाही से सब बिगाड़ दिया था, लेकिन सीमा और सोमेश के साथ तो ऐसी कोई वजह नहीं थी। फिर ईशा क्यों अन्य लड़कियों से अलग है? प्रेरणा से बात करके इसका हल निकालना ही होगा। वो मनोचिकित्सक है, उसके पास उसका जरूर कोई उपाय होगा। ऐसे पीड़ित व्यक्तियों का उपचार मनोवैज्ञानिक रीति से करना चाहिए। बहुधा इस तरह की समस्याएं समझदारी से घर पर ही माँ बाप या किसी परिपक्व व्यक्ति द्वारा सुलझाई जा सकती है। मगर यदि समस्या गंभीर है तो उसे विशिष्ट उपचार की आवश्यकता होती है, जिसे कुशल मनोचिकित्सक के परामर्श से ठीक किया जा सकता है। हालांकि ईशा के केस में समस्या बहुत जटिल तो नहीं लग रही है, थोड़े से प्रयास और परवाह से दूर हो सकती है। बाल्य अवस्था से ही बच्चों के समक्ष सुचिंतन, सुचरित्र और व्यवहार में सकारात्मक बातों को रखना चाहिए। वह माता पिता को उपदेश न देकर स्वयं कर्तव्य द्वारा उदाहरण पेश करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके भरत ने सीमा से सलाह मशवरा किया। सीमा भी पिता के इन विचारों से पूर्णतः सहमत थी। वह अपनी बेटी को संपूर्ण देखना चाहती थी। पिता के आने से सीमा निश्चिंत हो गई थी। पिता तपती धूप में ठंडी छांव की तरह ही होते हैं। कितना तरसी थी वो पापा के साथ को। सोमेश का सहारा और बेटी का साथ न होता तो शायद वो भी जी नहीं पाती, मगर उसे एहसास हो चला था कि ईश्वर किसी को भी उसकी क्षमता से अधिक नहीं आजमाता। आकाश के जर्मनी जाने के बाद ईशा माँ के पास रहने आ गई। वैसे तो उनके घर ज़्यादा दूर नहीं थे, दूसरे मोहल्ले में ही तो था। ईशा सुर आकाश का प्यार भरा आशियाना। ईशा को चित्रकला की बारीकियों को सिखाते हुए वह स्वयं भी बहुत कुछ सीख रही थी। सिर्फ कला क्षेत्र में ही नहीं, जीवन की बारीकियों को सीखते हुए एक माँ भी पुत्री के साथ निखर रही थी। भरत दोनों माँ बेटियों को एक साथ संलिप्त होते हुए देखते तो वे सोचने पर विवश हो जाते, क्यों सब लोग माता पिता से यह उम्मीद लगा लेते हैं कि वे परफेक्ट होंगे, उनसे कभी कोई गलती नहीं होगी, वे ईश्वर तुल्य त्रुटि विहीन होंगे। मगर वे यह भूल जाते हैं कि वे भी तो इंसान है और मनुष्य गलती का पुतला होता है। अपनी गलतियों से, अपने अनुभवों से सीखता है, और ये बातें स्कूल कॉलेज की पुस्तकों से नहीं, जिंदगी की किताब से सीखने को मिलती है। उन्होंने खुद भी तो बच्चों की परवरिश में कितनी लापरवाही की थी, फिर भानु को ही क्यों दोषी माना? बेटी के साथ साथ उसे भी उपेक्षित किया। वो मेरे भरोसे पर अपना सब कुछ छोड़कर आई थी। उसके घर वालों ने उससे संबंध तोड़ दिए तो उसमें उस बेचारी की क्या गलती थी?
हाँ, उसकी ये गलती ज़रूर थी कि उसने मुझसे बदला लेने के चक्कर में सीमा पर ध्यान नहीं दिया। पितृसत्तात्मकता समाज में यह इस तरह काबिज है कि हम जरा जरा सी बातों का दोष स्त्रियों के सिर मंड देते हैं। क्यों माएँ बेटों को नहीं सिखाती कि लड़कियां भी उन्हीं की तरह इस सृष्टि का हिस्सा है, वे भी उसी तरह उस दुनिया में आई है जिस तरह लड़के आए हैं। फिर वे उनसे श्रेष्ठ कैसे हुए? बल्कि वे तो इस दुनिया में एक स्त्री की कोख से जन्मे हैं, तो उसका स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। यदि ऊंचा ना समझो तो बराबर का रिश्ता तो होता ही है, स्त्री पुरुष का, विशेषतया पति पत्नी का, वरना उन्हें अर्धनारीश्वर क्यों कहा जाता? लेकिन मैंने बहुत देर लगा दी इन तथ्यों को समझने में। पर वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। अब मैं अपनी भूल को सुधारूंगा, भानु से क्षमा मांगकर प्रायश्चित करूंगा। भरत को खुद पर बहुत ग्लानि होने लगी। पश्चाताप तो उसे सीमा के विवाह के बाद ही हुआ था, पर कुछ समय हिम्मत जुटाने में चला गया। फिर वो स्वयं उसके साथ हादसा हो गया। उसकी सोचों का जखीरा बढ़ता ही जा रहा था। आखिर उसने एक निर्णय ले ही लिया, पहले ईशा का मामला सही हो जाए, फिर भानु से मिलने जाऊंगा। भानु के ख्यालों में खोए भरत के चेहरे पर मधुर मुस्कान आ गई थी। सीमा बड़े ध्यान से अपने पापा के चेहरे की भावभंगिमा देख रही थी। पिता को अकेले मुस्कुराते हुए देखकर उसने आंखों ही आंखों में इशारे से पूछा। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारी मम्मी का ख्याल आ गया। माँ के जिक्र से ही सीमा ने बुरा सा मुंह बनाया। भरत ने उसे समझाते हुए कहा, देखो गुड़िया, इंसान सही या गलत नहीं होती, परिस्थितियाँ उसे वैसा बनने पर मजबूर कर देती है। तुम स्वयं को अपनी मम्मी की जगह रख कर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो इतनी भी बुरी या गलत नहीं थी जितना हमने उसे समझा था। अगर ईशा कल को किसी बात का जिम्मेदार तुम्हें समझे या अपनी किसी कमी के लिए तुम्हें कोसे तो तुम्हें कैसा लगेगा? यदि मेरी तरह सोमेश तुम्हें लगातार इग्नोर करता, सिर्फ पैसे छापने की मशीन बन जाता, न समय देता न प्यार, तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती? सीमा सोच की मुद्रा में निशब्द बैठी रही। पिता की बातों की गहराइयों में डूबती उतरती सीमा को लगा कि उसके जीवन की लहर को एक किनारा मिल गया है। बेटी की सोच को विराम लगाते हुए भरत ने कहा, सुनो गुड़िया, एक काम करो, कल अपनी प्रेरणा भाभी को बुला लो। अरे हाँ, याद आया, वो कल बता भी तो रही थी कि उसने यहाँ पास वाले एक अस्पताल में ईशा गेस्ट काउंसलर ज्वाइन करने वाली है। अरे भाई, ज्वाइन करना ही है तो यहाँ पहले से आ जाए, फिर यहीं से चली जाया करेगी। ठीक है ना बेटा? जी पापा, एकदम सही आइडिया है, मैं अभी कॉल करती हूँ भाभी को। मामी जी आ रही है। वाओ ग्रेट, मामी जी इज सो कूल नानू, एकदम लाइवली, मॉडर्न, अप टू डेट यंग लोगों की तरह। मज़ा आएगा उनके साथ। और कोई तो नहीं आ रहा है ना? भीड़ भाड़ से हमेशा कतराने वाली ईशा ने संशयपूर्ण लहजे में पूछा। नहीं बेटा, और कोई नहीं आ रहा, बस तेरी मामी आ रही है, क्योंकि उनको यहीं पास में जॉब ऑफर हुई है। ईशा के मन की बात को समझते हुए सीमा ने उसे आश्वस्त करते हुए उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर सुकून भरी शांति और मुस्कान थी। ईशा अपने नानू के साथ एकदम बच्ची बनी रहती थी, मानो उसने अभी अभी बचपन में प्रवेश किया हो। एक तरह से अच्छा ही है, और सत्य भी है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं बचपन जिंदा रहता है, मगर वह सारी जिंदगी सिर्फ बच्चा ही बनकर रहना चाहे तो यह न उसके लिए अच्छा है, न ही परिवार समाज के लिए। इस प्रकार के व्यवहार को असामान्य व्यवहार कहा जाएगा। सीमा और भरत कब से यही सोच रहे थे कि प्रेरणा से कैसे बात की जाए, क्योंकि ईशा तो पल भर को भी नानू को अकेला नहीं छोड़ती थी। तभी इत्तेफाक से ईशा की बचपन की सहेली प्रीत का फ़ोन आ गया। सुन ईशा, मेरे पति शहर से बाहर गए हुए हैं, तू भी आ जा, तो दोनों सखियाँ मिलकर खूब इंजॉय करेंगी। बस 2 दिन के लिए आ जा, आकाश भी तो जर्मनी गया हुआ है। ओके,
मैं मम्मा से पूछकर बताती हूँ। मैं मम्मा के यहाँ आई हुई हूँ। पता है मेरे नानू, बाकी बातें घर पर ओके बता दियो। अब तू बता, तू खुद से आएगी या ड्राइवर भेजूँ? ना ना, ड्राइवर नहीं, मैं मम्मा के साथ आ जाऊंगी। उसने सीमा से 2 दिन के लिए प्रीत के घर जाने की इजाज़त मांगी तो सीमा ने कहा ठीक है चली जा, कार ले जा मेरी। नहीं मम्मा, मैं ड्राइव करके नहीं जाऊंगी, कितने टाइम पहले की थी, आप छोड़ दो ना मुझे उसके यहाँ। ओफो ईशा, तू भी ना बस बच्ची बनी रह हमेशा। मुझे बहुत गुस्सा आता है तेरे इस डरपोक रवैये पर। सीमा भड़क गई। तभी भरत ने कहा चलो मैं छोड़ देता हूँ अपनी परी को। नानू, आपको ड्राइविंग आती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खूब अच्छी तरह से आती है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपको बहुत टाइम हो गया है ड्राइविंग किए हुए। तो क्या सीखी हुई चीज़ भूलती थोड़ी ना है। हाँ, प्रैक्टिस छूट जाती है। चलो तैयार हो जाओ। ईशा के जाने के बाद ही प्रेरणा भी आ गई। अस्पताल में ज्वाइनिंग देकर आ गई। प्रेरणा ने ईशा के बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें ध्यान से सुनी। वैसे तो वो भी ईशा के बारे में बहुत कुछ जानती थी, पर सारी बातें विस्तृत रूप से जानकर उन्हें ईशा को जानने परखने का अवसर प्राप्त हुआ। अब तक तो घर की बच्ची समझकर समस्या की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया था। प्रेरणा ने अपने अनुभव के आधार पर जो पॉइंट्स सीमा और भरत के सामने रखे वे इस प्रकार थे। वैसे तो मानसिक रोगी कई प्रकार के होते हैं, मगर ईशा जिस श्रेणी में आती है वह बहुत अधिक गंभीर बीमारी नहीं है। ईशा की और ईशा जैसे लोगों की समस्या को ध्रुवभीति यानी फोबिया कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को अत्यंत कम या बिल्कुल खतरा नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति किसी विशेष वस्तु या स्थिति के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं और भय से ग्रसित रहते हैं। कुछ लोग जब दुर्भीति अथवा फोबिया के शिकार हो जाते हैं तो उन्हें अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास नहीं रहता और वे सोचते हैं अन्य लोग या प्रतिभागी उनसे श्रेष्ठ है, अन्य किसी प्रतियोगिता में उनसे आगे निकल जाएंगे। दुर्भीति की स्थिति में व्यक्ति का ध्यान कुछ एक लक्षणों पर केंद्रित हो सकता है, जैसे दिल का जोर जोर से धड़कना या बेहोशी महसूस होना। इन लक्षणों से जुड़े हुए कुछ डर होते हैं, जैसे मर जाने का भय, अपने ऊपर नियंत्रण खो देने या पागल हो जाने का डर। इस विकार से रोगी अधिकतर अपने विकार पर पर्दा डाले रहते हैं। उन्हें लगता है कि इसकी चर्चा करने से उनकी जग हंसाई होगी। वे उन हालात से बचने की पुरजोर कोशिश करते हैं जिनसे उन्हें फोबिया का दौरा पड़ता है। वे पलायन का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। यही रवैया उनके जीवन में जहर घोल देता है। ऐसे मानसिक रोगियों की साइकोथेरेपिस्ट की सहायता से मन में बैठे फोबिया को मिटाने की कोशिश की जा सकती है। इसमें फोबिया प्रेरक स्थिति से सामना कराते हुए मन में उठने वाली आशंका पर कंट्रोल रखने के उपाय सुझाए जाते हैं। जैसे जैसे रोगी का आत्मविश्वास लौटता जाता है, वैसे वैसे उसका भय घटता जाता है। यह डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी रोगी में फिर से जीने की ललक पैदा कर देती है। अस्वाभाविक भय की हार और जीवन की जीत होती है। फोबिया की बीमारी अन्य डर से किस प्रकार अलग है, पहले ये समझिए। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है व्यक्ति की चिंता, घबराहट और परेशानी। यह जानकर भी कम नहीं होती कि दूसरे लोगों के लिए वही परिस्थिति खतरनाक नहीं है। यह डर सामने दिखने वाले खतरे से बहुत ज़्यादा होते हैं। व्यक्ति को यह पता रहता है कि उसके डर का कोई तार्किक आधार नहीं है, फिर भी वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। इस कारण उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। सबसे पहले तो हमें फोबिया और साधारण डर के अंतर को समझना चाहिए। इस डर के कारण व्यक्ति उन चीज़ों, व्यक्तियों तथा परिस्थितियों से भागने का प्रयास करता है जिससे उस भयावह स्थिति का सामना न करना पड़े। धीरे धीरे यह डर इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति हर समय उसी के बारे में सोचता रहता है और डरता है कि कहीं उसका सामना ना हो जाए।
इस कारण उसके कामकाज और सामान्य जीवन में बहुत परेशानी होती है। सोशल फोबिया जैसे सभा में बोलने के भय से छुटकारा पाने के लिए भीतरी दुर्निश्चिंतता और तनाव पर विजय पाकर स्थिति वश में की जा सकती है। पराये खुशनुमा अनुकूल माहौल मिलने से स्थिति सुधारी जा सकती है, परंतु यदि कुछ ज़्यादा गंभीर लक्षण है तो चिंता निवारक दवाइयाँ रोगी को सोशल फोबिया से उभारने में प्रभावी साबित होती है। जब डर निरंतर बना रहे तब उसे फोबिया कहते हैं। इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, मगर हम यहाँ ईसा की समस्या की चर्चा कर रहे हैं तो उसी पर बात करेंगे। ईसा की समस्या को सामाजिक या सोशल फोबिया कहते हैं। सोशल फोबिया में किसी सामाजिक परिस्थिति जैसे लोगों के सामने बोलना या स्टेज पर भाषण देना, टेलीफोन सुनना, किसी ऊंचे पद पर आसीन लोगों से बात करने में परेशानी होती है। विशेष फोबिया में किसी खास चीज़ या स्थिति में डर लगता है, ऊंचाई से डर आदि आते हैं। आपकी बात समझ रही हूँ मैं भाभी, मगर मैंने तो ईशा को बड़े नाजों से पाला है। स्कूल में उसे हर गतिविधि में हिस्सा दिलाती थी। हाँ, तब भी वो झिझकती शर्माती थी, पर मैंने प्रयास नहीं छोड़ा, मगर उसका भय दूर नहीं कर पाई। उसका बचपन खुशनुमा माहौल में ही बीता है, आपको तो पता ही है। सोमेश और मेरी ये इकलौती संतान है और हमारा दाम्पत्य जीवन भी सुखमय था। फिर इसे किस चीज़ का फोबिया हो गया? सीमा ने चिंतित होते हुए कहा। तुम्हारा कहना सही है सीमा, मगर याद करो कहीं अपने बचपन की महरूमियों को, अपनी इच्छाओं को तो अनजाने में तुमने ईशा पर तो नहीं लाद दिया। मेरे कहने का आशय है कि प्राय माता पिता अपनी दमित आकांक्षाओं की पूर्ति अपने बच्चों के माध्यम से करते हैं। उपेक्षा या अति प्यार दोनों ही बच्चों के लिए नुकसानदेह है। सोचो, शायद तुमने अनजाने ही ईशा के साथ जबरदस्ती की है, उसे उसकी मर्जी के खिलाफ हर जगह श्रेष्ठ बनाने की। इससे बच्चों का मनोबल टूट जाता है। हर बच्चा प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक क्षेत्र में प्रवीण तो नहीं हो सकता ना। और चलो छोड़ो, मानो ये न भी हुआ हो या तुमने न भी किया हो, तो भी अध्ययनों में पाया जाता है कि यदि माताओं में ये रोग हो तो बच्चों में इसके पाए जाने की संभावना बहुत होती है। अब आपके बचपन की बातें तो आपके और मामा जी से बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। क्यों मामा जी, सही कहा ना मैंने? प्रेरणा ने मुस्कुराते हुए कहा। भरत ने सीमा के बचपन की, अपने और अपनी पत्नी भानु के टूटे रिश्तों की सारी बातें विस्तार पूर्वक प्रेरणा को बताई, जिससे उसे ईशा की समस्या को समझने में आसानी हो। लेकिन पापा, मैं तो बिना किसी डॉक्टर को दिखाए या बिना किसी थेरेपी के अपने आप ठीक हो गई थी, सीमा ने संशय जाहिर किया। वो इसीलिए कि तुम्हें अपनी बुआ जी, अपनी मित्र प्रिया, पूजा, परम और मेरा सहयोग मिल गया था समय से। मैंने कभी तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोपी और तुम्हारी माँ ने तुम पर ध्यान नहीं दिया तो तुम अपनी इच्छा से अपने मन की कर पाई। जगह बदलने से, हॉस्टल में रहने से तुम में आत्मविश्वास जागा और तुम उस भय से, उस स्थिति से जल्द उभर पाई। भरत ने अनुभव से प्राप्त अपनी बात स्पष्टता से रखी, जिसका अनुमोदन प्रेरणा ने किया। एग्जैक्टली मामा जी, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। तीनों ने मिलकर मंत्रणा की, आगे की योजनाएं बनाई। ईसा की अनुपस्थिति से सब कुछ विस्तार से और इत्मीनान से हो पाया। तीनों प्राणी देर रात तक ईसा से संबंधित समस्या और समाधान पर चर्चा करते रहे। उन पर कैसे अमल करना है, ये ईसा के आने के बाद शुरू करना था। 2 दिन बाद ईसा चहकती मुस्कुराती घर आई। उसकी बातों का सिलसिला थम ही नहीं रहा था। अपनी प्रेरणा मामी से तो वो वैसे भी बहुत प्रभावित थी, उनसे बेझिझक बातें किया करती थी। प्रेरणा ने गौर किया कि वो 2 से 3 लोगों की उपस्थिति में सामान्य व्यवहार करती है, वो भी जब वे अपने परिचित हो तो। इससे ज़्यादा लोगों के बीच वह असहज हो जाती है। उसने मन ही मन सोचा, ज़्यादा बड़ी और गंभीर समस्या नहीं है ये। यदि इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी डाली जाए तो इसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। अच्छी नीयत से किए गए कार्य में ईश्वर भी सहयोग करते हैं, ये आज साबित हो गया।
अचानक भाविनी भुआ की तबीयत खराब हो गई तो सीमा को उनके पास जाना पड़ा। प्रेरणा को कुछ बहुत गंभीर मरीजों को देखना था तो उसे कुछ दिन अस्पताल में ही रुकना था। घर पर ईशा और भरत ही रह गए थे। सीमा ने जाने से पहले उससे पूछा था, बेटा तुम अकेले मैनेज कर लोगी ना? यस मम्मा, वैसे भी अकेली कहाँ हूँ, नानू है, शांता काकी है और माली अंकल भी तो है। आप बेफिक्र होकर जाओ और भुआ नानी की सेवा करो। घर पर नाना और नातिन रह गए। दोनों मिलकर खूब मस्ती करते थे। बाहर से पिज़्ज़ा, पेस्ट्री और आइसक्रीम मंगा के खाते। 2 दिन ऐसे ही मौज मस्ती में गुजर गए। तीसरे दिन भरत के सीने में दर्द उठा। खांसी भी ऐसी आ रही थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ईसा घबरा गई और उसके हाथ पांव फूल गए। वो सीमा को फ़ोन कर रही थी तो वो उठा नहीं रही थी। प्रेरणा का फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर आ रहा था। बताया था मामी ने कि अस्पताल के बेसमेंट में नेटवर्क नहीं आता। अब क्या करूं? नानू की हालत तो बिगड़ती जा रही है। आखिर हिम्मत करके उसने नानू को कार में बिठाया और ड्राइव करके पास के अस्पताल में उनको ले गई। डॉक्टर ने उन्हें भर्ती कर लिया। उनको अस्थमा का अटैक आया था। एक रात अस्पताल में रखकर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। ईसा ने डॉक्टर से बात करने से लेकर दवाइयाँ लाना, नेबुलाइजर लगाना और दवाइयाँ कैसे देना है, सब बिना किसी प्रयास के कैसे कर लिया उसे पता भी ना चला। भरत की बीमारी का सुनकर अगले दिन सीमा और प्रेरणा भी घर आ गए। सीमा भुआ जी को अपने साथ ही ले आई। मैं तो पापा की बीमारी का सुनकर घबरा ही गई थी। बेटा तुमने सब कैसे मैनेज किया? डोंट वरी मम्मा, नानू अब बिल्कुल ठीक है ना नानू? यस बेटा, मेरा बहादुर बच्चा मुझे बच्चे की तरह अस्पताल ले गया, मेरी देखभाल की और देखो उसने सब अकेले मैनेज किया ना। तुम वैसे ही खामखा उसे डांटती रहती हो सिम्मो। मेरी गुड़िया तुमसे ज़्यादा समझदार है। अच्छा, अब तक मैं आपकी गुड़िया थी, अब आप इसे गुड़िया बुला रहे हैं, ये तो गलत है पापा। सीमा झूठ मूठ की नाराज़गी दिखाने लगी। क्या मम्मा आप भी बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो? वी आर मेच्योर पीपल यू नो। नानू की बेटी तो आप ही रहेगी हमेशा। अब वो आपको चाहे जो बोले, मुझे भी तो पापा गुड़िया कहते थे ना। ईसा कुछ उदास हो गई। अरे नहीं मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रही थी। वी आर प्राउड ऑफ यू डियर। सीमा ने बेटी को गले से लगा लिया। इस छोटी सी घटना ने ईशा के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। उसे खुद पर विश्वास हो चला था कि वो भी कुछ कर सकती है। इस घटना से प्रेरित होकर भरत, सीमा और प्रेरणा बहाने बहाने से उस पर छोटी मोटी जिम्मेदारियां सौंपने लगे। थोड़ी ना नुक्कर के बाद वह सबका काम कर देती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। आकाश का प्रोजेक्ट टाइम 1 महीना और बढ़ा दिया गया। दोनों घंटों फ़ोन पर बातें करते थे। ईशा अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का बयान करती थी। माँ अपनी बेटी में आए सुखद परिवर्तन से बहुत खुश और आशान्वित थी कि अब उसकी बेटी दुनिया का सामना करने में सक्षम है। यहाँ उसकी चित्रकला खूब निखार पर थी। प्रेरणा प्रतिदिन उसकी पेंटिंग देखकर किसी भी एक पेंटिंग के बारे में कुछ कहने को बोलती, जैसे उसने क्या सोचकर ये चित्र बनाया या इस चित्र में वो क्या कहना चाहती है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आदि। अब घर में 5-6 सदस्य हो गए थे। भाविनी, भरत, प्रेरणा, सीमा, शांता व स्वयं ईसा। अब ईसा बेझिझक सबके सामने पेंटिंग्स के बारे में अपने विचार रखने लगी थी। धीरे धीरे उसके डर को भगाने के और आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु उसकी सहेलियों को भी यदा कदा बुला लिया जाता था। अंताक्षरी, दमसराज आदि खेल होते मनोरंजन के लिए, जिसमें वह खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी थी। पहले की तरह कोना पकड़कर नहीं बैठती थी। अब वो ड्राइविंग करके अपनी भूआ, नानी और नानू को बाजार ले जाती थी। उनके साथ पार्क में जाती। प्रेरणा के कहने पर उसने योगा क्लास में जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह जिंदगी को एंजॉय करने लगी थी। आत्मविश्वास से वृद्धि होने से अब उसे आलोचना का डर भी नहीं होता था। कई बार सीमा उसके किसी काम में त्रुटि निकालती थी तो वह उसे सकारात्मक रूप में लेती और उसे सुधारने का प्रयास करती। उसके दृष्टिकोण में बहुत बदलाव आ रहे थे। वह पहले की तरह अवसादग्रस्त नहीं रहती थी और ये सब प्रेरणा की देखरेख में उसके बताए अनुसार हो रहा था।
एक दिन प्रेरणा ने ईसा से कहा, ईसा बहुत मन कर रहा है कि इस वीकेंड अच्छी सी पार्टी करें, फिर हम लोग भी अपने घर चले जाएंगे। क्या बोलती हो? आप लोग जा रहे हो इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, 2 महीने तो होने को आए हैं हमें यहाँ आए हुए। माँ जी को भी अपने घर की याद आ रही है। तुम्हारे मामा भी मुंबई टूर से वापस आ गए हैं, उनको भी बुला लेंगे। तुम अपनी फ्रेंड्स को भी बुला लेना, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या मामी जी? सारे अरेंजमेंट तुम्हें ही करने होंगे, क्योंकि शनिवार शाम तक मुझे ज़रा भी फुर्सत नहीं है और संडे को हमें जाना है। परम के ऑफिस वालों ने फैमिली डिनर रखा है। अब तुम बताओ क्या करना चाहिए? ईशा को आनाकानी करने का अवसर न देते हुए प्रेरणा ने अचानक सारी वस्तु स्थिति उसके सामने रख दी। ठीक है मामी जी, जैसा आप कहे मैं सब देख लूँगी। मम्मा और नानू तो है ही गाइड करने के लिए। रखते हैं फिर शनिवार को पार्टी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल, आई नो यू कैन डू इट, प्रेरणा ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा। ईसा पूरे जोश के साथ पार्टी की तैयारियों में जुट गई, परंतु भरत तबीयत नासाज है कहकर अपने कमरे में बंद हो गए। मदद करने की बजाय उनकी सेवा में लग गई ईसा। सीमा के पाँव में अचानक मोच आ गई। अब सब कुछ ईशा को अकेले ही करना था। उसने मनोयोग से सारे इंतजाम किए, घर को बहुत सुंदर सजा दिया। जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया। प्रेरणा के मनुहार करने पर ईशा ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, हल्का सा मेकअप किया था। आज गजब की सुंदर दिख रही थी ईशा। दर्पण में स्वयं को निहारते हुए वह सोचने लगी, काश आकाश भी होते आज साथ में, मगर वो तो अगले हफ्ते आएंगे। वह पल भर को उदास और अनमनी हो गई। पार्टी वाले दिन ईशा ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। हल्के से मेकअप में ही वो गजब की सुंदर दिख रही थी। सारी तैयारियां मुकम्मल थी। ईशा ने चारों ओर एक सरसरी नज़र डाली। अपने कार्य से वो पूर्णतया आश्वस्त थी। तभी परम केक लेकर दाखिल हुए। अरे मामू, केक क्यों? किसी का जन्मदिन है क्या? ईसा सोचने लगी कि आज किसका जन्मदिन हो सकता है। हाँ, कुछ तो है। अगर ना भी हो तो भी केक काटने और खाने के लिए बस पार्टी होनी चाहिए, है ना? धीरज रखो बेटा जी, सब पता चल जाएगा। कुछ देर के लिए सभी लाइट्स बंद कर दी गई। तभी अंधेरे में किसी ने ईशा के गाल पर किस किया। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मेरी जान। आकाश, तुम कब आए? बताया भी नहीं। ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी, आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। सॉरी आकाश। ईसा आश्चर्य मिश्रित हंसी के साथ शर्मिंदा भी थी। हैप्पी एनिवर्सरी टू ईशा एंड आकाश। समवेत स्वर में सबने उन दोनों को वैवाहिक वर्षगांठ की बधाई दी। अच्छा, इसीलिए मामी जी ने मुझे काम में उलझाए रखा था। और मम्मा, आपकी मोच ठीक भी हो गई इतनी जल्दी? और नानू, आपके क्या हाल है? नासाज तबीयत सब साज है, मतलब सब ठीक है। आप सबने मुझे मेरे इतने इम्पोर्टेंट दिन को भुलवा दिया। बात नहीं करूँगी मैं किसी से। ईशा सबसे शिकायती लहजे में बात कर रही थी। आकाश इतनी देर से अपनी पत्नी को प्यार से निहारते हुए सोच रहा था कि कितनी बदल गई है ईशा। प्राय खामोश रहने वाली लड़की आज देखो कैसे पटर पटर बोल रही है, वो भी महफिल में। कितना कॉन्फिडेंस आ गया है इसमें। मम्मा सही कह रही थी कि तुम्हें सरप्राइज मिलेगा यहाँ आकर। उसने आगे बढ़कर ईशा का हाथ थाम लिया। कहाँ भूली हो तुम आज का दिन ईशू? आज ही तो है दिन हमारा। अच्छा भाई, सब लोग सुन लो ध्यान से, मेरे पास एक और सरप्राइज है। क्या? जल्दी बताओ। ईशू की पेंटिंग जो मुंबई की आर्ट गैलरी में भेजी थी ना, वहाँ से 2 पेंटिंग्स को फ्रांस की आर्ट गैलरी में चुना गया है। फ्रेंच के आर्ट विशेषज्ञ मुंबई आए थे, उन्होंने ये निर्णय लिया है। रियली आकाश? लेकिन मैंने तो कोई पेंटिंग नहीं भेजी थी। मम्मा से पूछो। मम्मा? क्या बोल रहे हैं आकाश? आपने कब भेजी? तुझे याद है, मैं भाविनी बुआ के यहाँ गई थी, उनकी तबीयत खराब थी तभी मैं तुम्हारी अच्छी 3-4 पेंटिंग ले आई थी। परम भैया टूर पर मुंबई गए थे तो उनके साथ भिजवा दी थी। उस आर्ट गैलरी में मेरी सहेली पूजा काम करती है, उसी ने सुझाव दिया था। वाओ, दैट्स ग्रेट। पर मम्मा, आपको अपनी भी भेजनी चाहिए थी ना, आप तो मुझसे भी बढ़िया चित्र बनाती हो। मैंने अपनी भी भेजी है,
उसे भी इनाम मिलेगा, पर यहीं इंडिया में ही। देखना, कुछ वर्षों में हम माँ बेटी दोनों देश विदेश में परचम लहराएंगे। क्यों पापा? बिल्कुल, हमें गर्व है आप दोनों पर। वी आर आल्सो प्राउड ऑफ यू ईशा एंड सीमा। सभी तालियां बजाते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और हमें भूल गए सबने दरवाजे की तरफ नज़र घुमाई। सरयू और भानु ताली बजाते हुए अंदर आ रहे थे। मामू आप, वाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। लगता है आज तो सरप्राइज का ही दिन है। ईशा ने आगे बढ़कर सरयू का स्वागत किया। अपनी नानी से वह पहली बार मिल रही थी। भानु नजरें झुकाए अंदर चली आ रही थी। सीमा ने एक नज़र पापा को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। भानु को देखकर वो हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। उन्होंने सोचा था कि ईशा के मामले से निपटकर भानु से मिलने जाएंगे, मगर सीमा ने आगे बढ़कर माँ को गले से लगा लिया। माँ ने कसकर बेटी को गले लगा लिया। कुछ कहने को होठ हिले पर सीमा ने उनके होठों पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ मत कहना मम्मी, मिलन का आनंद लो बस। माँ बेटी का मिलन देखकर सबकी आंखें भीग गई। भरत, ईशा, सरयू सब भावातिरेक में आंसू बहाए जा रहे थे। तभी जोरों की बिजली कड़की, बारिश होने लगी, लाइट भी चली गई, घुप अंधेरा छा गया। प्रकृति भी इस मिलन पर स्तब्ध थी मानो। आसमान भी इस अद्भुत और भावुक मिलन के क्षणों को देखकर अश्रु बहाने लगा। देखो तो, दिन हमारा है, एनिवर्सरी हमारी है और लाइमलाइट नानी जी और मामा जी लूट ले रहे हैं। इट्स नॉट फेयर सरयू मामा, मैंने क्या समझाया था आप दोनों को? नो रोना धोना आज के दिन। हाथ में मोमबत्ती लिए आकाश शरारती मुस्कान लिए खड़ा था। तो ये कारस्तानी आपकी है जमाई बाबू? भरत ने हैरत से पूछा। मैं अकेला शामिल नहीं हूँ इस साजिश में नानू। मम्मा, परम मामू, प्रेरणा मामी भी बराबर की दोषी है, आकाश ने मासूमियत से कहा तो सब ठहाका मारकर हंसने लगे। भरत ने इन्वर्टर को ठोक पीट कर चलाया। शुक्र चल गया। हम भारतीयों में जुगाड़ की कमी तो होती नहीं, हर जगह जुगाड़ लगा लेते हैं। आज का काम चल जाए बस, कल इसे भी ठीक करा लेंगे। भरत अपने कारनामों से बड़े प्रसन्न थे, मगर असली प्रसन्नता तो पत्नी और बेटे की आने की थी। खाना खाने के बाद आकाश ने कहा, जल्दी जल्दी पार्टी संपन्न करो, फिर अभी एक सरप्राइज आपकी राह देख रहा है। एक और सरप्राइज? आज का दिन कितना लकी है ना, जल्दी बताओ। आकाश ने एक नज़र सब पर दौड़ाई। टीवी पर रिपोर्टर की तरह माहौल को सनसनीखेज बनाए रखते हुए कुछ पल की चुप्पी साध ली। सभी लोग उत्सुकता से दिल थामे आकाश को देख रहे थे। कुछ पल की खामोशी के बाद आकाश ने जैसे धमाका किया, अगले महीने हमारी धर्मपत्नी जी पेरिस जा रही है। वाट, मैं अकेले? ना बाबा, मैं इतनी दूर अकेले कैसे मम्मा? वो हैरत से माँ को देखने लगी। इस बार उसके स्वर में वैसा भय नहीं था जो पहले हुआ करता था, बस हल्की सी झिझक थी। अरे ईशू डार्लिंग, मैं चलूँगा ना तुम्हारे साथ। इस बहाने इस नाचीज को भी पेरिस घूमने को मिल जाएगा, है ना? बिल्कुल, अब तो पेरिस, लंदन, अमेरिका और न जाने कहाँ कहाँ घुमाएगी हमारी ईशा। सबने गौरवान्वित होते हुए कहा तो ईशा का चेहरा खुशी से खिल उठा। अब सब हमारी बात सुनो ध्यान से। सबकी निगाहें फिर से आकाश की तरफ घूम गई। अब हम अपने घर जाएंगे अपनी पत्नी को लेकर। बहुत रह ली ये मोहतरमा मायके में, बेटियां ज़्यादा दिन मायके में नहीं रहती, है ना मम्मा? आकाश की नाटकीय बातें सुनकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बिल्कुल सही कहा दामाद जी ने। भरत ने आगे बढ़कर आकाश से हाथ मिलाया। आकाश ने उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। आकाश ने थम्सअप का शाइन दिखाते हुए सीमा, प्रेरणा और नानू का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहानी के आरंभ में ही कहा था, यह कहानी है उस लड़की की जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, जो डरपोक है, भीड़ भाड़ में जाने से कतराती है, छोटी छोटी बात पर घबरा जाती है। यह सिर्फ इस नायिका की ही कहानी नहीं, अपितु हमारे आसपास बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समस्या से पीड़ित है, जिन्हें धैर्य, समझदारी और यदि ज़रूरत पड़े तो मेडिकल सहायता लेकर दूर किया जा सकता है। जैसा इस कहानी में दर्शाया गया है, अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, अपने सपनों को अपनी संतान पर जबरन थोपने वाले माता पिता के लिए ये कहानी पठनीय है।
आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपके क्या विचार है, कृपया हमें समीक्षा करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।